हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके बीच में। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था जहाँ पे मैंने पूछा था आपको सीक्रेट विस्पर वाली की लाइक सीज़न 2 चाहिए या फिर माफिया स्टोरी चाहिए या फिर सिंपल। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तो लाइक वोट आया है सीक्रेट विस्पर वाला, जैसे मुझे लगा ही था। बट माफिया एंड जो सिंपल स्टोरी था दोनों पे ही लाइक एकदम सिमिलर जैसा वोट आया था। बट कमेंट जब मैंने चेक किया तो आप में से बहुत सारे लोग वन शॉट चाहते थे एंड वैसे भी मैं बहुत कम वन शॉट शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि वन शॉट शेयर करूँ, उससे अच्छा है कि मैं लाइक शॉर्ट स्टोरी डालती हूँ, कुछ लाइक 4-5 पार्ट या फिर उससे भी कम पार्ट की एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी डालती हूँ जो कि आप लोगों को अच्छा लगे। एंड मैंने ये भी नोटिस किया आप लोगों को थोड़ा मिस्टीरियस विंग वाला कैरेक्टर बहुत पसंद है या फिर थोड़ा मिस्टीरियस जैसे होता है, जैसे मेरे इससे पहले की जो था शैडो एंड निग्मा वो वाला, उसके बाद और भी 2-3 स्टोरी था जो सीक्रेट विंग वाला था ना, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से एक स्टोरी लाते हैं जिसमें विंग का कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होगा। लाइक शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हुआ है। बहुत मिस्टीरियस सा है, बट आप लोगों को लास्ट तक अगर सुनोगे तो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, इतना गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो और बात नहीं बोलेंगे, अगर आपको ये वाली स्टोरी और मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। हाँ ओके, तो अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही थोड़ा जल्दी पैर चला रहा था, अभी उसे जाना है एक ट्यूशन पढ़ाने। एक्चुअली वो ऑफिस से थोड़ा हिल डुल के पता नहीं क्या करते करते वो इतना लेट कर दिया कि अभी उसे थोड़ा भागना पड़ रहा है। एक्चुअली वो अगर भाग के भी ना जाए या फिर जल्दी भी ना जाए, 1 घंटा लेट भी जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। ये उसका पार्ट टाइम जॉब है, उसकी ही इलाके में एक शैतान बच्चे को उसे पढ़ाना पड़ता है। कभी कभी वो सोचता है कि वो बच्चे को पढ़ा रहा है या फिर बच्चे की मम्मी को, पता नहीं। जो भी हो, ये ट्यूशन के अलावा भी विंग एक जॉब करता है। बोल सकते हो कि ये जॉब पता नहीं थोड़ा अजीब सा ही है। विंग जाता है, बैठता है, अपना कोई काम होता है तो करता है, नहीं काम होता है तो आराम से बैठ के खाता है, ये करता रहता है। एक अजीब सा ही उसका ज़िंदगी चल रहा है, उसे खुद भी समझ नहीं आता है कि ये क्या कर रहा है वो। जैसे कि उसका ये जॉब, ये एक चैरिटी जैसे जॉब है जहाँ पे फॉरेनर लोग जो गरीब बच्चों के लिए पैसा देते हैं एंड उस पैसे को विंग लाइक गरीबों में बांटता है, किसी को हेल्प करता है, बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, बुजुर्गों को, ऐसे ही लाइक होता रहता है। बट जो लोग पैसे भेजते हैं ना, वो ऊपर से विंग के पास या फिर विंग के जो ऑफिस है वहाँ पे आते आते वो पैसा इतनी से इत्तू सा हो जाता है। वही इत्तू सा पैसा विंग सबके अंदर बांटता रहता है, उसके हाथ में कुछ रहता भी नहीं है। हाँ चलो, इस जॉब से उतना ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता, बट बोलता है ना कि फालतू का बेला बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ कहना। हाँ, विंग भी ऐसा ही था, वो बेला बैठना नहीं चाहता था, इसीलिए ये जॉब लिया। वो बहुत अच्छा था, बट बोलता है ना कि सुख कभी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। विंग का भी सेम था, उसका खुद का ही सुख बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए तो उसने अपने इलाके की सबसे बदतमीज़ लड़के को पढ़ाना स्टार्ट किया है। लिटरली जिसके पास टीचर एक टाइम भी नहीं रह पाता है उस स्टूडेंट को वो पढ़ाने लगा है। बट विंग भी काम शाती नहीं है, उसने अपनी दिमाग चलाया, चलो यार किसी को मार पीट के क्यों पढ़ाना है, तू पढ़ना है तो पढ़, नहीं पढ़ना है तो बाहर में जा। विंग का भी बिंदास काम था, वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था, स्टूडेंट को बिठाता था कि भाई तू पढ़ ले, कुछ कर ले, कर, नहीं करने तो मत कर। विंग बैठ के वहाँ पे मक्खी उड़ाता रहता है, कभी कभी तो उसकी मम्मी के साथ बैठ के गप्पा मारना स्टार्ट कर देता है। ऐसे उसका ज़िंदगी चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। बट विंग के लिए तो सब कुछ बिंदास ही है क्योंकि वो इंसान बहुत बिंदास टाइप की इंसान है। विंग आगे जाते जा रहा था एंड गुनगुन करके गाना गाते जा रहा था। लिटरली उसके गाने की वॉइस बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है। जियांग चेंग ब्रदर तो उसे हमेशा बोलता है विंग तेरा गाने का वॉइस बहुत अच्छा है, तो एक पेज खोल लेना, वहाँ पे गाना गा, तू एकदम वायरल हो जाएगा। विंग हंसता है। विंग का एक प्रॉब्लम है, वो बिना बात के भी हंसता है। कब, क्यों, किस लिए हंस रहा है उसे खुद भी नहीं पता, बट उसकी फेस पे हमेशा हंसी रहता है। एक बात है ना इस दुनिया में कि जो लोग हंसते हैं उसके दिल में शायद कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा दुख होता है, विंग को नहीं पता। बट हंसी के पीछे सब कुछ छुपा सकते हो, दुख, पीड़ा, तकलीफ, ज़िद, गुस्सा, नफ़रत, हर चीज़ आप इस मुस्कुराहट के पीछे दबा सकते हो। दुनिया के आधे इंसान यही हंसी के ऊपर ही तो जिंदा रहते हैं, फेक हंसी। विंग भी हंसता है,
चाहे फेक हो चाहे सच्चाई हो, वो तो विंग को पता है। जैसे भी हो, उसे इस हंसी के अंदर ही टिके रहना है भाई। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, और उसे बाबा ये कोई वायरल वगैरह बंद नहीं होना है। उसे तो सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए। खाओ पियो ऐश करो सो जाओ, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अभी भी विंग वही चाहता है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। अगर कोई मेरे पास आके दिखना चाहता है, दिख के जाओ कि मैं कितना हैप्पी हूँ, मैं कितना खुश हूँ। शायद उनकी ये हैप्पीनेस खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ किसी को या फिर नेचर को, तभी बहुत ज़ोर से एक शोर हुआ। लिटरली इतनी ज़ोर से था ना कि विंग एकदम हड़बड़ा के उठा। उसे लगा कि उसका दिल अभी इसी वक्त बाहर आ जाएगा। विंग तुरंत अपनी सीने पे हाथ रखा एंड वो बहुत ज़ोर से उसे सांस के बोला, अभी तो मैं बोल रही थी कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये कौन आ गया मैंने मेरे हैप्पीनेस के अंदर। तभी वो तुरंत पीछे मुड़ के देखा, अरे ये क्या हुआ, क्योंकि लिटरली उसके पीछे एक्सीडेंट हुआ है। ये क्या, ऐसी जगह पे ये कमीना कहाँ से आ गया मरने के लिए। मैं 100% श्योर है अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगा, पता नहीं कहाँ से नशा विशा करके कार चला रहा होगा। एक नंबर का फालतू इंसान है। अरे बाप, तुम लोग अमीर हो तो क्या हुआ, हम जैसे इंसान जिसके पास कार वार नहीं है, जो खुले रास्ते में चलते हुए जाते, इन कमीनों के लिए रोड में भी उनके लिए सेफ नहीं है। अभी अगर ये कार मुझे उड़ा के लेके जाता, मेरा ये खुशी चैन सब तो अभी इस रास्ते में ही चला जाता। हाय अल्लाह, अच्छा हुआ कि मैं बच गई। विंग जो आसपास देखा, विंग लिटरली अभी फ़िलहाल बहुत इरिटेटेड फील कर रहा है। वो ये सब छोड़ के वो आगे जाने वाला था, फिर भी उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा। हाँ, क्योंकि विंग का और एक गलत चीज़ है हंसने के अलावा, वो है हर जगह पे विंग को देखना पड़ता है, झांकना पड़ता है। ये विंग का सबसे गलत और गंदा हैबिट है। जैसे अभी भी वो चुपचाप यहाँ से चला जा सकता है, बट नहीं, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे झमेले अपनी सर के ऊपर लेना जो है उसका आदत जो है, अभी भी वैसा ही हुआ। वो अपनी शांति को दूर ढकेल के वो उस गाड़ी की तरफ देखने लगा। उसे बहुत क्यूरियस सा फील हो रहा था। लिटरली गाड़ी बहुत महंगा सा दिख रहा था। वो सोच रहा था, तुम लोगों को शंघाई की वो बड़े बड़े जगहों पे रोड पे कार चलाना चाहिए। तुम लोग इस अजीब सी जगह पे, ये छोटी सी जगह पे क्यों ये बड़ा सा कार लेके मरने पे आ गए हो। विंग 2 कदम आगे बढ़ के ताका जाका कर रहा था। वो देख रहा था ये रोड मेन रोड से थोड़ा सा अंदर की टाइप है, तो ये कार यहाँ पे मरने क्यों आया था। विंग को बड़ा जानने का मन कर रहा था। ये रोड एकदम से सुनसान सा था, बट अभी इतनी जोर से शोर हुआ ना कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए थे। एंड विंग भी थोड़ा आगे जाने वाला था। उसे बहुत अंदर से जानना था, उसे बहुत देखना था। एक बात है ना कि मन की शांति बड़ा शांति होता है। अब विंग को तमाशा देखना है। इतनी सारी चीज़ें देख लिया है तो थोड़ा सा आगे भी देख लेना क्या चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा, किसको ही फ़र्क पड़ेगा। इनका मन का खुशी भी हो जाएगा और रात को सुकून से नींद भी आ जाएगा। बाकियों की तरह विंग भी ताके जाके कर रहा था। कार के अंदर कार अंदर से लॉक होके पड़ा हुआ था। ब्लैक कार था, इसलिए अंदर कुछ है भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट इतना तो विंग को पता है कि अंदर कोई है और अभी कोई शोर शराबा कुछ आ नहीं रहा है। तो विंग सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये कार अकेले अकेले चलते हुए यहाँ पे आया है और ये बड़ा सा पेड़ के पास जाके धक्का खाया है। ऐसा तो हो नहीं सकता, अंदर तो कोई होगा ना। तो विंग आसपास देखा, सब लोग विंग की तरफ देख रहा था। विंग जिस तरीके से देख रहा था ना, सबको बड़ा मन कर रहा था कि विंग क्या देख रहा है। सब विंग को देख रहा था, विंग सबकी तरफ देख रहा, सब उसे कैसे देख रहे हैं। तभी विंग जो सबकी तरफ देखकर बोला, ओहो आप लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। हाँ, कार की दरवाज़ा तोड़ो ना, अगर अंदर कोई है जिंदा है तो उसको हॉस्पिटल पे भी तो लेके जाना पड़ेगा। ये बोल के विंग ने फिर से हंसा। यहाँ पे हंसने वाली क्या सिचुएशन है विंग को नहीं पता, फिर भी वो हंसा। 24 दांत निकाल के वो हंस रहा था। विंग अपने ही ऊपर इरिटेट हुआ। उफ, वो इस कार की ऐसे सिचुएशन देख के थोड़ा सा इमोशन में बह गया था और ये बात बोल दिया, अबे भाई विंग इतनी भी अच्छा नहीं है कि लोग मर जाए और विंग जाके उसको बचाए। हाँ, विंग ऐसा में नहीं है, उसे ये कान वगैरह कुछ नहीं चाहिए। उसे तो अपना ज़िंदगी आराम से जीना है। बट क्या करें, ज़ुबान पे लगाम का भी तो एक चीज़ है ना, जो इनके अंदर नहीं है। अभी भी इमोशन में बह के वो ये बात बोल दिया था। बट सब विंग की तरफ इस तरीके से देख रहा था जैसे कि किसी को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, सब विंग की तरह है। कौन करेगा झमेले, वो भी इस तरीके की। बट शॉकिंग बात यह है कि उन भीड़ में से एक इंसान एक बड़ा सा पत्थर लेके आगे आया एंड वो उस कार की जो खिड़की है ना उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
इंसान आगे जाके कांच पे वो पत्थर मारा, पहले बार मारा तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड बार मारा तो थोड़ा सा वो कांच जो है ना वो क्रैक हो गया। वो इंसान जो उस कार को मतलब कांच को तोड़ नहीं पा रहा था, विंग जो देखा मुंह बनाया। एंड तभी वो फिर से थोड़ा आगे गया एंड बोला अरे भाई और एक बार मारिए ना, एक बार जब टूट गया है और एक बार मारेंगे तो टूट ही जाएगा। ये बोलते विंग फिर से शॉक्ड। आज उसके साथ हो क्या रहा है, लिटरली विंग खुद के ऊपर शॉक हो रहा है। उसके अंदर से ये अच्छा इंसान बाहर कहाँ से आ रहा है, लाइक पूरे अच्छाई का आज ही बाहर आ जाएगा। विंग काम, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतना अच्छा ही बनना अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा अच्छा करने जाओगे ना तो खुद फंस जाओगे। शर्म नहीं आता है? आज से पहले कितनी बार हर जगह पे फंसा है, कितनी बार प्रॉमिस किया है कि ऐसे फटी चीज़ों पे टांग नहीं अड़ाएगा, फिर भी वही सारी चीज़ें कर रहा है। सच में और एक बार मारने से वो कांच टूट गया था। और जब विंग अंदर देखा तो उसने जैसा सोचा था ऐसा ही हुआ। अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद जो ब्लड में एकदम लिपटा हुआ था, सीट बेल्ट लगा हुआ था, जो थोड़ा सा झुका हुआ था, अभी भी फॉरहेड से खून निकलते जा रहा था। तभी विंग अच्छे से देखा, अरे बाप ये सच में अमीर है, हाथों में रोलेक्स की घड़ी वगैरह है। विंग देख रहा था। तभी वो इंसान अंदर से हाथ घुसाया एंड उस कार की डोर को खोला। उसके बाद उस इंसान के नोज़ पे हाथ रखा एंड सबकी तरफ देखकर बोला जिंदा है, जिंदा है। वो इस तरीके से देख रहा था जैसे कोई उनकी मदद करे। हाँ, बट कौन करेगा? आज के ज़माने पे एक्सीडेंट पे ज़िंदा रहने से ज़्यादा मरने से लोग ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करता है। जब सबने सुना कि ज़िंदा है तो एक दो इंसान तो वहाँ से भाग भी गया कि कौन करेगा, कौन सहे ऐसे झमेले को। तभी कुछ लोग जो खड़े हुए थे वो बस एक ही बात बोल रहे थे, अरे अरे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। बट जाएगा कौन? कौन ये पुलिस वाले केस वगैरह से हॉस्पिटल जो जाएगा? अरे हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत दूर है। वो इंसान जो डिसअपॉइंटेड हो गए एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो आसपास देखने लगा। सब लोग जो चले जा रहे थे सब में से अब विंग भी है जो वहाँ से जाने लगा। अब वो पहले ही बताया है कि वो शांत किस्म के इंसान है, उसे शांति चाहिए, कोई झमेला नहीं चाहिए। जब वो जा रहा था तभी वो इंसान जो शौकीन विंग की तरफ देखा बोला अरे अरे आप ही चले जा रहे। विंग जो पीछे मुड़ के देखा एंड फिर से वही बेवकूफ़ की तरह स्माइल किया बोला अरे भाई मैं एक ओमेगा हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। वो इंसान जो थोड़ा गुस्से में विंग की तरफ देखा बोला अरे कोई यहाँ पे मर रहा है और आप बोले ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। किसी को मदद करने पे ओमेगा अल्फा क्या होता है? मदद तो मदद ही होता है ना। एक लंबा सा ब्रीथ लिया। सारा हर बार हर चीज़ में वही क्यों फंस जाता है? हाँ, इस इंसान को देख के लग रहा है कि ये बड़ा महान सेवक लेकिन समाज सेवक होगा, बट विंग का क्या वो तो नहीं है। बट फिर भी क्या ही कर सकते हैं। वो तुरंत वो जो वहाँ पे कार में मरा पड़ा है उस इंसान के पास गया एंड उनके गालों पे टच करके बोला हे आप ठीक तो हो ना? आप हेलो हेलो हे। वो इंसान पूरा बेहोश नहीं हुआ था। विंग जब बुला रहा था ना तो वो धीरे से एक बार अपनी आंखों को खोला जस्ट 2 मिनट के लिए। उसके बाद वो लिटरली सेंसेस हो गया, जिसे बोलते कि पूरा का पूरा आउट। हाँ, विंग तो सबकी तरफ देखा। 3-4 लोग आए वहाँ पे, कुछ एक कार को बुलाया, टैक्सी बुलाया। उसके बाद वो जो समाज सेवक था ना वो लिटरली जो कार है वहाँ पे कुछ लोग पकड़ के उसको लेके जा रहे थे। विंग एक बार कार को चेक किया कहीं पे फ़ोन वगैरह कुछ है भी या नहीं, बट उतना भी कुछ नहीं था। पता नहीं कौन अमीर सा बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है। एंड विंग को पता ही विंग यहाँ से अगर बिना चेक करे हटेगा तो यहाँ के लोग आएंगे, कार को चेक करेंगे, जो मिलेंगे वो लेके भाग जाएंगे। इसीलिए विंग जो सब कुछ देखा उसके बाद वो देखा 3 लोग इस इंसान को उठा के लेके नहीं जा पा रहा था। बाप रे क्या खा के इस साइज बनाया है। हाँ, विंग यही सोच रहा था। उसके बाद तो वो तुरंत जाके टैक्सी में बैठा एंड उसके गोद में उस इंसान को बैठा दिया। विंग शॉक्ड, अरे उसके ऊपर क्यों बिठाया? विंग अपनी कपड़ों की तरफ देखा। आज वो एक पर्पल कलर की टी शर्ट पहना हुआ था और उसका टी शर्ट लिटरली ब्लड में लथपथ हो गया था। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, वो मन में बोला अरे ये कलर तो मेरे लिए श्राप बन गया है, आज के बाद मैं ये कलर किसी दिन नहीं पहनूंगा। तभी वो जो टैक्सी ड्राइवर था ना उनकी तरफ देखा और वो जो उसके गोद में इंसान था ना उसकी तरफ देखा जिसका फेस एकदम पेल पड़ गया था। विंग बोला अरे बाबा ये मर तो नहीं गया है ना? तभी वो तुरंत उस ड्राइवर की तरफ देखा, बोला अरे भाई जल्दी चलाओ ना, अगर मुर गया तो फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? साथ में जो भी हॉस्पिटल वगैरह से मिले ना लेके जाइए, पैसे के बारे में मत सोचिए। ये इंसान के हाथों में लाखों रुपए की पैसे लाखों रुपए है। वो फिर से जो समाज सेवक था ना वो तुरंत विंग की तरफ देखा। विंग फिर से हंसने की कोशिश किया। हाँ, लिटरली उसे समझ नहीं आती कि उसका ये कौन सा बीमारी है भाई। यहाँ पे हंसने वाला चीज़ क्या है? एक इंसान मरने वाला है उसकी गोद में और विंग हंस रहा है। सीरियसली भाई, वो अपने ऊपर डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है बट कुछ नहीं कर सकता।
भाई लौटते लौटते ऑलमोस्ट विंग का 10 बज गया था। भाई एक्सीडेंट केस है, प्रॉब्लम तो होगा ही, हाँ, और हुआ भी कम नहीं है। ये नाम वगैरह से इस इंसान का कुछ पता नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, एक नॉर्मल इंसान घर से बाहर निकलता है तो उसके पास वॉलेट तो होगा ना, इस इंसान के पास वो भी नहीं था। लिटरली विंग को तो लग रहा था कि कोई मर्डर वर्डर करके भाग तो नहीं गया था ना रे बाबा, इसी चक्कर में विंग नहीं फंसा। लिटरली लक, सब लक के ऊपर है। विंग कितनी बार बोला था ना कि अपनी मोटिव के अलावा दूसरी तरफ ताके झाके मत किया करो, फिर से वही किया। अब अगर ये कोई कीला टीला निकले तो क्या होगा। ऐसे भी हॉस्पिटल जब लेके गया था, हॉस्पिटल के लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे लिटरली, जब तक पुलिस नहीं आएगा तब तक वो इस इंसान को देखेगा नहीं। विंग को भी आने नहीं दे रहा था, किसी को वहाँ से जाने भी नहीं दे रहा था। अबे यार, ये कोई फॉरेन कंट्री है क्या? ये चाइना है जहाँ पे कॉल करते पुलिस भाग के नहीं आएगा, हाँ ठीक है ना। यहाँ पे पुलिस आते आते पूरे किस्से कहानी सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद पुलिस आएगा तब क्या फ़ायदा। इस अच्छा है ना कि सारे काम कर ले। विंग कितना फाइट किया है, उसके बाद जाके डॉक्टर उस इंसान की चेकअप कर रहा था, और जब पुलिस आई उसके बाद तो और भी कांड हुआ। लिटरली विंग सोच रहा है कि वो इस फसाद में पढ़ने गया था, चुपचाप ट्यूशन नहीं पढ़ा के वो घर आके सो के अभी तक सो भी जाता। खैर सब कुछ आज बर्दाश्त, मतलब बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ विंग जहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेटेड था, और दूसरा वो इंसान, वो महान क्षमाक सेवक जिसे बोलते हैं, वो इंसान खुशी खुशी सब कुछ कर रहा था। भाई आजकल के ज़माने में ऐसे इंसान भी होते हैं क्या? तुम्हें पता भी नहीं ये कौन है क्या है। ये इंसान दौड़ के दवाई लेने जा रहा था, ब्लड की इंतज़ाम कर रहा था, सब कुछ खुशी खुशी नाचते नाचते कर रहा था। वो इन्होंने कुछ नहीं किया, उसे क्या ही ज़रूरत है, वो हॉस्पिटल में लेके आए वही काफ़ी है। अब बाकी काम डॉक्टर के पास है, वो डॉक्टर छुरी चाकू चला के इस इंसान को बचाए या फिर मार डाले, वो विंग का प्रॉब्लम है। उससे आगे विंग कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो चुपचाप बैठा हुआ आसपास देख रहा था और अपने ही मन में गाना गा रहा था। विंग का ये भी प्रॉब्लम है, हर सिचुएशन में उसे गाना आता है, हंसी आता है, और हर चीज़ में अपना टांग अड़ाना होता है। लाइक सारी बैड हैबिट उसके अंदर है ही। हाँ, पता नहीं विंग बना किसके जैसा है, जो भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। पुलिस जब आया ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे, आते ही शुरू कर दिया कैसे हुआ क्या हुआ, नाम ठिकाना पता नहीं कितनी सारी चीज़ विंग से पूछ लिया। विंग तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और उसने अपने कान पकड़ लिया, लिटरली कान पकड़ लिया। ज़िंदगी में और किसी भी टाइम किसी भी ड्रामा में वो जाएगा ही नहीं। लिटरली वो अगर रास्ते में कोई मर भी रहे ना, विंग अपनी आँख मुंह नाक सब कुछ बंद करके चुपचाप चला जाएगा। आज के बाद तो वो इसी चीज़ों में फंसेगा ही नहीं। पूरा का पूरा शाम उसका बर्बाद हो गया। अभी विंग उसके घर के सामने खड़ा हुआ था एंड कॉलिंग बेल प्रेस किया ना, तो उसका कज़न यानली जो दौड़ के आया। अभी यानली की उम्र ऑलमोस्ट 15 साल की है, और अब हमारी जो विंग है वो अपनी आंटी के साथ रहता है। आंटी मतलब उसके अंकल के साथ रहता है। एक्चुअली उसका और उसकी मम्मी बहुत पहले से यहाँ पे रह रहा है उनकी आंटी के साथ। हाँ, वही कर रहा है, वहाँ पे ही रह रहा है, अभी भी यहाँ पे ही है। जो भी यानली जो विंग को देख के इतना जोर से चिल्ला के बोला, हाय हाय आपको क्या हो गया, अब सही तो हो ना। हमारी विंग जो यानली की तरफ देखा, बोला अरे अरे चुप हो जाओ, इतनी ज़ोर से चिल्ला क्यों रहे हो। तब तक उसकी मम्मी भी दौड़ के वहाँ पे आ गया था। उसकी मम्मी उसकी तरफ देखा एंड वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया था ना, वो विंग को लिटरली यहाँ वहाँ घुमा के चेक कर रहा था एंड बोला था क्या हुआ है तुम्हें, हाँ तुम सही तो हो ना, तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना। विंग यही चीज़ के लिए यानली को चुप होने के लिए बोल रहा था। उसकी मम्मी का एक प्रॉब्लम है, वो है कि वो छोटी सी चीज़ में भी इतनी बड़ी बड़ी टेंशन कर लेता है, जैसे अभी कर रहा है। विंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखने बोला, ओहो मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। उसकी मम्मी जिसकी तरफ देखने बोला, पर तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड लगा हुआ है और तुम बोले तुम ठीक हो, क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना, कोई ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ है ना। विंग उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सही हूँ, बिंदास हूँ, ये बस किसी और का ब्लड है, जस्ट लाइक किसी और का एक्सीडेंट हुआ था, बस मैं उनकी मदद करने गई थी, बस वहाँ से लग गया, अब ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तभी उसकी मम्मी बेजान से एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बेजान से नहीं मतलब कांग से सरन एक लंबा सा ब्रीथ लिया और उनकी तरफ देखा, बोला तुम मुझे डरा देते हो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओमेगा को जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितने अच्छी रिश्ता आ रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें शादी करवा देती हूँ ना। तभी विंग देखा एंड बोला, मम्मी प्लीज़ आंटी की ज़ुबान बोलना बंद कीजिए, वो आंटी है जो आपके दिमाग में ये सब घुमा रहा है ना, घुसा रहा है ना कि शादी करवा दो। उनको तो लगता है कि मैं पता नहीं दुनिया के कौन से खराब बुरे काम करते जा रही हूँ और आपके दिमाग में वो ये सब घुसा रहा है, आप ये सब सोचना बंद कीजिए, समझ में आई ना। और मैं रूम में जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, ये बोल के वो चला गया। उसकी मम्मी जो वहीं की तरफ देखा, उनका बेटा इस दुनिया की सबसे टेढ़े इंसान में से एक है, जो कभी भी अपनी मम्मी की बात नहीं सुनता है, जो दिल में आता है वही करता है। कितनी बार वो इनको समझाया है कि हम दूसरों में घर में रह रहे, कब इस तरीके से रहेंगे, तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, उसके बाद मैं सुकून से रह पाऊँगी, बट वो सुनता ही नहीं है, उनकी बात कभी भी नहीं सुनता। ये ओमेगा को जो मन चाहे वो वही करता है, जैसे अभी भी हुआ।
उन्हें समझाने की कोशिश किया, बट विंग सुना ही नहीं, उल्टा उन्हें समझा के वो चला गया। वांग जी का जब होश आया, अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा उसकी मम्मी के फेस पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। उनके पास में ही खड़ा हुआ है मोशन्नू और शीचेन। मोशन्नू जो कि वांग जी के असिस्टेंट है और शीचेन उसका छोटा भाई। देखने में तो छोटा है बट उसका बिहेवियर बड़े भाई जैसा है। इसका पूरा क्रेडिट भी विंग दे सकते उसकी मम्मी को। उसकी मम्मी ने इस इंसान को ऐसे बनाया, हर चीज़ में अपनी उंगली को या फिर अपनी नाक घुसाना तो बनता ही है। मैडम लैन धीरे से अपने बेटे के सर पे हाथ रखा। उनकी बेटा जो बहुत गुस्से वाला इंसान है, एक बात का इंसान है, उसका उम्र ऑलमोस्ट 30 होने वाला है, अभी शादी की उम्र है। हाँ, माना कि उन लोगों ने गलती किया था, बट उस गलती का मतलब ये तो नहीं है कि उनका बेटा वही चीज़ को पकड़ के बैठ जाए। कितनी बार बोला है शादी के लिए, बट वो तैयारी नहीं है। उसका एक ही बात है, नहीं नहीं मतलब नहीं। एक बार जो चीज़ शुरू हुआ है वो पूरा टाइम तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। माना कि उन लोगों ने गलती किया है, लोग कितनी सारी गलती करता है, उस टाइम पे उन लोगों ने भी किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस गलती को पकड़ के उनका बेटा बैठ जाए। ऐसा नहीं होता है। वो कितनी बार समझा है लूसी के बारे में कि चलो लूसी से शादी कर लो, वो ओमेगा बहुत अच्छा है, कब तक उसके लिए वेट करेगा। मगर उनका बेटा जो उनकी बात सुनता ही नहीं। कल रात भी ऐसा हुआ, उन मैडम लैन के साथ लान वांग जी की बहुत आर्गूमेंट हो गया था एंड उनका बेटा गुस्से में लिटरली वो गुस्से में, जब उसे गुस्सा होता है ना तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके सामने कौन खड़ा है क्या है वो बिल्कुल भी उसका परवाह नहीं करता। वांग जी के फादर जो बहुत बहुत काम से इंसान था, वांग जी अपनी फादर की सब कुछ पाया है, बट इस मौके पे वो लिटरली मैडम लैन जैसा बना है, गुस्सेलू अकरू। हाँ, और कल भी ऐसे हुआ। वांग जी गुस्से में फ़ोन ना लेके वो घर से बाहर चला गया था। वो जब बाहर गया तो मैडम लैन जो बहुत परेशान हो गया था, वो लिटरली खा नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। रात के 12 बजे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद तो मैडम लैन लिटरली पागल हो गया था। वो कैसे हॉस्पिटल आया, क्या हुआ, वो किसी को बता भी नहीं सकता। जी को लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा ही उसकी मम्मी के ऊपर एक होता है ना कि गुस्सा, वो गुस्सा आ रहा था, बट वो कभी भी वो अभिमान गुस्सा कब चीज़ दिखा नहीं पाता है। वो एक सख्त इंसान है, इसीलिए भी अभी भी वो अभिमान को दिखा नहीं पाया। वो उसकी मम्मी सिर्फ उसकी कठिनाई को ही देख पाए। विंग तुरंत अपनी सर के ऊपर से उसकी मम्मी के हाथों को हटाया और मोशन्नू की तरफ देखा एंड बोला, अभी के अभी 10 मिनट टाइम दे लो। उसके बीच में उसके अंदर ही ये हाथों की जो कैमरा वगैरह है ना, वो सब खोलो और मैं जाना चाहती हूँ, मैं लौटना चाहती हूँ। मुझे लंजू एकदम घबरा गया, बोला नहीं एकदम भी नहीं वांग जी, बहुत ब्लड निकला है तो तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें अच्छी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहती हूँ। वांग जी उसकी मम्मी की बात को एकदम इग्नोर किया। वो नहीं सुना चाहता उसकी मम्मी की बात। क्यों सुने? उसकी मम्मी ने उसकी बात सुना था? नहीं सुना था। तब वांग जी क्यों सुने? वांग जी तुरंत मोशन्नू की तरफ देखा। मोशन्नू जो बोला, हाँ सर, मैं इंतज़ाम कर रही हूँ, ये बोल के वो चला गया। मैडम लैन की आंखों में पानी आ गया था। वो पूरा टाइम अपनी ज़िद को अपने आगे रखा है, बट अब अपनी बेटे के ज़िद के कारण उन्हें बार बार हारना पड़ रहा है, बार बार झुकना पड़ रहा है। ये सबकी जिम्मेदार वांग जी की फादर है। उसकी फादर वांग जी के दिमाग को वॉश करके गया है। अब वो कुछ भी करके वांग जी के दिमाग से वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ों को हटा ही नहीं पा रहा है। वांग जी इस बार अपनी मम्मी के हाथों को हटाया नहीं था। वो चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके बैठा हुआ था। उसकी मम्मी उसके लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। बट अभी वो बहुत गुस्से में अपनी आंखों को बंद किया एंड उसे बोला, मुझे घर जाना है मम्मी, आज पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ, मुझे रात को मीटिंग करना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी मम्मी ने बोला, आज सब कुछ छोड़ दो ना। अंजलि ने बोला नहीं। उनके फेस पे लाइक पेन था, बट वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ये मतलब अपने बेटे के सामने उन्हें बार बार झुकना पड़ रहा था, हारना पड़ रहा था। कल आर्गुमेंट के टाइम पे मैडम लैन ने बोला था, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ना तो मेरे मरे मुंह देखोगे। जैसे ये धमकी वो अपने हस्बैंड को देता था तो उनके हस्बैंड बहुत जल्दी काबू हो जाता था, बट वांग जी ऐसा नहीं था। वांग जी ये सब चीज़ों से काबू होने वाला इंसान नहीं था। वो गुस्से में पागल हो गया था, घर की हर एक चीज़ को तोड़ फोड़ करके लिटरली गुस्से में वहाँ से निकल गया था। मैडम लैन को तब अपने हस्बैंड के बारे में बहुत याद आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उनके आगे से हमेशा उनका घमंड रहता था। उन लोगों को लिटरली ऐसे बताता था कि अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को पालने के लिए, देखने के लिए जो है ना, वो एक काबिल बनना पड़ता है। मैं उतना काबिल हूँ, बट आज उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल भी कोई काबिल नहीं। ना वो अपने हस्बैंड को संभाल पाया उस तरीके से, ना अपने बच्चों को, ना वो कुछ कर पाया। आज उनको बहुत लाचार सा फील हो रहा था। वांग जी जो छोड़ नहीं रहा है, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गया था। वो तुरंत उस रूम से चला गया था। उस दूसरे तरफ जो शीचेन था वो गुस्से में हमारी वांग जी की तरफ देखा है ना, वो कुछ बोलता, तभी वांग जी उसकी तरफ देखा बोला, थप्पड़ नहीं खाना चाहता है ना तो अपनी जुबान को बंद रखना। तभी शीचेन उसकी तरफ देखा बोला, अब
थप्पड़ मारने के लिए हालत में नहीं हो। वांगजी तुरंत मोशन्नू की तरफ देखा एंड वो इशारा किया। मोशन्नू को बहुत डर लग रहा था, भाई वो अपनी बॉस की बहन मतलब भाई को मार थोड़ी ना सकता है। तभी वो देखा ने बोला आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो? तभी उसने बोला कर रही हूँ तो क्या? चिचेन जो तुरंत वांगजी की तरफ देखा एंड बोला अभी आपको अपना भाई और अपना माँ को कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको लगता है कि हम आपकी दुश्मन हैं? वांगजी जो उसकी तरफ देखा बोला खड़ जा, मेरा दिमाग मत खराब कर चिचेन। उसने बोला आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लूसी सच में एक अच्छा ओमेगा है, आप उसे शादी कर लो ना। वांगजी उसकी तरफ देखा बोला इस दुनिया में तुझसे पहले कौन आया है, मैं या फिर तू? हाँ, मुझे ज्ञान देना बंद कर। चिचेन जो वांगजी की तरफ देखा एंड लिटरली वो बोला आपको क्या लगता है हाँ, आप जिस इंसान के लिए इतनी वेट करते जा रहे हो वो अभी भी ऐसे ही है? उसका उम्र और मेरा उम्र सेम है, मैं अभी एक बच्चे का बाप बन चुकी हूँ, तो वो अभी भी आपके लिए बैठा रहेगा? हाँ, आपको लगता है? वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत फेमस था, बहुत गुस्सेलू इंसान के लिए। वो एक बार अपनी सीनियर को घूसा मार के उसका नोज़ तोड़ दिया था। अभी भी वांगजी बहुत गुस्से में तिल मिला रहा था, बट उसने अपनी फादर को प्रॉमिस किया था अपनी भाई को और अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए वो अभी कुछ कर भी नहीं पा रहा था। चिचेन जो वांगजी की तरफ देखा उसे समझ आ रहा था वांगजी गुस्से में लिटरली अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। उसे ये भी पता है कि वांगजी उसे बहुत ज़ोर से चिल्लाएगा, कभी उसे मारेगा नहीं। उसके अंदर मम्मी की ज़िद है, बट उसके ऊपर उसका फादर का भी बहुत सारी चीज़ है एंड उसका फादर जैसा उसका नेचर भी बहुत हुआ है। बट अभी चिचेन बातों का आगे नहीं बढ़ाया, वो चुपचाप रूम से चला गया था। तभी वांगजी अपने आंखों को बंद किया एंड मोशन्नू की तरफ देखा मुझे यहाँ पे कौन लाया था? मोशन्नू ने बोला एक ओमेगा और एक अल्फा लाया था जितना मुझे पता चला है। वांगजी और कुछ नहीं बोला, वो अपने आंखों को बंद कर लिया। कल जब वो घर से गुस्से में गया था ना, वो फुल स्पीड पे कार चला रहा था, तभी उसकी कार के सामने एक पागल आ गया था। वांगजी लिटरली अपनी कार को कैसे हैंडल कर उसे समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत एक गली में घुस गया था और उसके सामने एक पेड़ आ गया था। अच्छा हुआ पेड़ है, कोई इंसान होता तो क्या होता? वांगजी वही सब कुछ सोच रहा था। जब वो अपनी आंखों को बंद किया, एक लंबा सा ब्रीथ लिया ना, तभी उसकी आंखों के सामने एक छवि सा आया जहाँ पे कोई उसे बुला रहा था। हाँ, वांगजी जब उसे ये महसूस हुआ ना, वो तभी तुरंत अपनी आंखों को खोला एंड मोशन्नू को बोला उन लोगों की ठिकाना, फ़ोन नंबर जो भी है बाहर निकालो। सुबह थोड़ा लेट ही विंग आज ऑफिस आया था। ऑफिस आते ही वो लिटरली अपने काम करने बैठ गया था। अभी वेदर बहुत अच्छा है, विंग को लग रहा था कि एक कप कड़क सा चाय पीने पे विंग को बहुत शांति फील होता। हाँ, विंग को बस शांति चाहिए, वो शांति से अपनी लाइफ को जीना चाहता है। अभी दोपहर हो रहा है, लोग आते जा रहा है, विंग सबसे बात कर रहा है, नोट कर रहा है, सब कुछ। विंग का काम थोड़ा सब्र का है और विंग के अंदर बहुत सब्र है। हाँ, बहुत ज़्यादा सब्र है, इसीलिए तो विंग सब्र से सब काम कर रहा था। अभी विंग का इतना एबिलिटी हुआ है कि वो अपनी मम्मी को लेके छोटे से घर में रह सकता है। बट उसके मम्मी को उसने बहुत बार बोला भी है, बट उसकी मम्मी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी एक ही बात है, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब तुम्हारी आंटी अंकल ने हमारी मदद किया था, अब हम सेल्फिश बन के उनको दूर ढकेल के यहाँ से नहीं जा सकते। विंग अब और क्या ही कर सकता है। उसकी मम्मी एक बेवकूफ़ ओमेगा है, अपनी सुख के बारे में नहीं सोचा, हमेशा पागल इतारा लोगों के बारे में सोचा, इसीलिए तो उनकी ज़िंदगी में इतनी दुख और तकलीफ़ है और साथ में विंग का भी। बट क्या ही कर सकते हैं, ऐसे विंग को जीना होगा। विंग बस सुखी रहना चाहता है। सुख के लिए हम लोग कितनी सारी कुछ करता है, कितनी सारी चीज़ें करते हैं, आंखों में पट्टी डाल लेता है। और विंग ने अपने सामने एक बहुत बड़ा सा प्राचीर कर लिया था। उस प्राचीर को तोड़ के कोई विंग को टच भी नहीं कर सकता और ना विंग किसी को करने देगा। वहीं जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी उसकी कैबिन में एक ओमेगा आया जो ओमेगा विंग को देके बो किया। विंग तुरंत उसकी तरफ बोला हे तुम्हें बो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आओ यहाँ पे बैठो। तभी वो ओमेगा वहाँ पे बैठा, उसे थोड़ा शर्म भी आ रहा था, वो अपनी सर को नीचे करके रखा था। विंग उस ओमेगा की तरफ देखा, बोला कितनी मन चल रहा है। वो ओमेगा थोड़ा मतलब बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने देखा और बोला अब अभी 4 महीना है। उसने बोला ओ अच्छा है। उसने बोला तो विंग ने बोला तो यहाँ पे क्यों आए? तो वो थोड़ा ऐसे देखा और बोला मुझे इस जगह पे मदद चाहिए था। उसने बोला मदद कैसे? तो उसने बताया कि उसका शादी हुआ था, उसके बाद उसका हस्बैंड उसे छोड़ के चला गया, उसका कोई अता पता नहीं है, वो अभी अपने फादर के साथ रह रहा है, उसका ज़िंदगी बहुत टफ चल रहा है, तो इसी जगह पे वो मदद के लिए आया है, उसके बच्चे के लिए, उसके बच्चे के भलाई के लिए। विंग जो सब कुछ देखा बोला ओके, तो सारी चीज़ लेके आए हो, फ़ोन नंबर कागज़ वगैरह सब कुछ? उसने देखा बोला हाँ मैं लाई हूँ। विंग ने देखा बोला दाओ फिर मुझे, मैं सब कुछ करके सब कुछ देख के फिर तुम्हें कॉल करूँगी, सब कुछ बता दूँगी। तो उसने देखा बोला हाँ, ये बोल के वो चला गया। एंड विंग उस ओमेगा की तरफ ही जा रहा था। ओमेगा की उम्र बहुत कम है,
अभी उसकी स्कूल कॉलेज में जाने की उम्र है और उस टाइम पे उसके सर पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है। लिटरली कितना अजीब है ना, कितना अजीब है उस ओमेगा की ज़िंदगी। एक्चुअली गरीबों की ज़िंदगी ऐसा ही होता है। कितना ही अच्छा होगा, बेचारा पता नहीं किस नालायक से शादी किया था। विंग जब यह कुछ सब कुछ सोच रहा था तभी उसका ध्यान टूटा। उसका फ़ोन में कॉल आ रहा था एक अनजाने नंबर से। विंग जो उस नंबर की तरफ एक बार देखा, इससे विंग ज़्यादा शॉक भी नहीं हुआ था। ये एक चैरिटी जगह है जहाँ पे लोग काम करता है, तो यहाँ पे अनजानी बहुत अजीब अजीब लोग भी कॉल करते हैं, तो विंग ज़्यादा शॉक नहीं हुआ। वो फ़ोन की तरफ देखा, फ़ोन को रिसीव किया एंड बोला हेलो। दूसरी तरफ से बोला हेलो सर, आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। विंग जो फ़ोन की तरफ देखा बोला हाँ सब कुछ सही है, मैं सही हूँ, आप कौन। उसने बोला वो एक्चुअली मैं मिस्टर मोशन बात कर रही हूँ, आप जीचेंग बात कर रहे हैं ना। एक लंबा सा बीत लिया, फालतू का रॉन्ग नंबर है, पता नहीं किसने कॉल किया, उसका समय बर्बाद करने वाला है। विंग जो तुरंत देखा बोला जी नहीं रॉन्ग नंबर, ये बोल के वो तुरंत फ़ोन को काट दिया। फ़ोन काटते ही मोशनो जो फ़ोन की तरफ देखा एंड एक बार वांग जी की तरफ देखा। वांग जी लिटरली बैठा हुआ था, उसका ध्यान लिटरली मोशनो की तरफ नहीं था, उसका ध्यान लैपटॉप के ऊपर था। कल रात उसका एक मीटिंग था जो नहीं कर पाया, तो अभी हॉस्पिटल में बैठ के वो ये मीटिंग करने वाला है। तभी मोशनो ने बोला उफ वो परेशानी, पता नहीं लाइक पुलिस स्टेशन से ही तो नंबर लिया था और पुलिस स्टेशन ने मुझे रॉन्ग नंबर दिया। धैर्य इनसे कोई काम होता ही नहीं है क्या, ये कोई काम ढंग से नहीं कर सकता है क्या, पता नहीं अभी के पुलिस भी कैसा हो गया है, कोई काम इनसे नहीं होता। मैं ये ग्रामर समझ तो आया है ना। वो विंग का जो स्टूडेंट था उसकी तरफ देखा एंड हंसा एंड सर को हिलाया कि नहीं। विंग ने बोला क्यों क्यों, मैंने तुम्हें कितनी बार ये समझाया है और तुम्हें ये छोटा सा ग्रामर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, देखो फिर से मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उसने देखा एंड फिर से विंग की तरफ देखा, विंग फिर से समझा, उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग जो उसकी तरफ देखा बोला क्या हो गया है तुम्हें, ये छोटा सा चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ओके ठीक है चलो ये समझ नहीं आ रहा है तो हम मैथ करते हो। उसने देखा एंड बोला सर ये मैथ नहीं करेंगे ना, दूसरी कुछ चीज़ करते हैं। उसने बोला क्यों, तुम्हारी होमवर्क दिया था ना कल मैंने, चलो चेक करते हैं। ये बोल के विंग चेक करने लगा, कोई कुछ नहीं किया था। विंग उसकी तरफ देखा बोला तुमने होमवर्क नहीं किया। उसने देखा, तभी विंग दूसरे सब्जेक्ट का दिखाया, वो भी नहीं था। विंग उसकी तरफ देखा बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने कुछ नहीं किया है। उसने देखा बोला वो सर जी क्या हुआ ना, आप तो नहीं आए थे और मैं अकेले नहीं कर पाई थी, मैंने सच में बहुत कोशिश की। देखिए वो दूसरे पेज लाइक पलट के दिखा रहा था। उसने बोला कहा किया है क्या किया। उसने बोला देखिए ना ये सारे मैंने कोशिश तो किया था ना, मुझसे हुआ ही नहीं। उसने बोला तुमने यहाँ पे पेड़ पौधे लाइक आर्ट करके रख दिया है, तुमने कहाँ से किया है। उसने बोला अरे आप समझ नहीं रहे हो, मैं मैथ करने गई, इतना कोशिश किया मुझसे हुआ ही नहीं। उसके बाद मैथ की दुख में गम में मैंने इंग्लिश भी नहीं कर पाई। उसके बाद लाइक और कुछ हुआ ही नहीं, साइंस सब्जेक्ट के पास तो मैं जा ही नहीं पाई, मुझे पूरा रात नींद भी नहीं आया था, मैं कुछ नहीं खा रही टेंशन के मारे, मैं तो खाना भी नहीं खाई रात में, सुबह स्कूल भी नहीं जा पाई, मुझे इतना बुरा इतना तकलीफ हो रहा था कि मैं आपकी होमवर्क नहीं कर पाई। विंग जिसकी तरफ देखा बोला ओह रियली, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसने बोला हाँ सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुझे इतना बुरा लग रहा था। विंग उसकी तरफ देखा, बोला नौटंकी बस कही गई, तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। उसने बोला सच में ना मैडम मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, तो आज छुट्टी कर दीजिए ना। मैंने देखा बोला पर क्यों। उसने बोला कल रात मैंने बोला ना मैं आपकी टेंशन में सो ही नहीं पाई थी, आप क्यों नहीं आए, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है। तभी विंग ने देखा बोला ओ रियली सच में, तुम जैसे ऐसे इंसान जो पढ़ाई छोड़ है उसे मैं ना आऊँ जिसे खुशी होता है वो मेरे लिए टेंशन कर रहा था, हाउ फनी। विंग कुछ बोलता है, फिर से उसके फ़ोन पे कॉल आया। विंग फ़ोन को उठाया एंड सुबह की नंबर देख के विंग को लिटरली इरिटेटेड फील हो रहा था। विंग ने बोला धैर्य, ये बोल के वो फ़ोन को लिटरली स्विच ऑफ करके अपने पैंट के पॉकेट में डाला। दूसरी तरफ मोशन जो फ़ोन की तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था प्रॉब्लम क्या है। पुलिस स्टेशन में तो इसी नंबर बार बार उसे दे रहा है एंड वो कोशिश भी कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ उसे परेशानी लग रहा है। ये जॉब भी उसके लिए परेशानी है, एक तो उसका सर का प्रॉब्लम, सर का माँ का प्रॉब्लम, उसका खुद की वाइफ की प्रॉब्लम, इस नौकरी का प्रॉब्लम, अब फिर से दूसरा आके उसके सर के ऊपर बैठ गया है। तभी चीज़ जो है ना वो केबिन के अंदर आया, उसके सर पे अभी जो है वो बैंडेज लगा हुआ था, वो चलते हुए आ रहा था। तभी अंजू उसकी तरफ देखकर बोला हुआ, उसने बोला सर एक का तो हो गया है, जो अल्फा था उसका तो सब डिटेल्स मैंने निकाल लिया है। और उसने बोला और दूसरा, उसने बोला सर कोशिश कर रही हूँ। तभी वांजी ने बोला कोशिश, वो कहा कि प्राइम मिनिस्टर है जो उसके बारे में तुम्हें पता नहीं चल रहा है और तुम कैसा कोशिश कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो, जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ के निकालो। हमारे इमोशन ने जो कुछ जवाब नहीं दिया, वो मन में मुंह बनाया एंड मुंह बनाते बनाते बोला पता नहीं ऐसा हुआ क्या है, आपने ऐसा किया क्या है जो मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी एक छोटा सा ओमेगा को ढूंढ के निकाल नहीं पा रही हूँ। जब से मैं इस नौकरी पे लगा हूँ तब से ही पता नहीं
पहले कौन सी मुसीबत को ढूंढ रहे थे, उस मुसीबत को ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो गई, अभी नहीं मिला, अभी ये एक और आके जुट गया है मेरी किस्मत पे, वो तो मिल नहीं रहा है, अभी ये भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं आपने इन लोगों के साथ किया क्या है, जो एक बार आपसे मिलने के बाद वो गायब हो जाए तो कभी आपको मिल ही नहीं रहा है या फिर मिलने की कोशिश भी नहीं करता है। चलो जो भी हो, पहले वाले को तो मैं बहुत ढूंढने की कोशिश करी, वो वाला नहीं मिल रहा है, बट गॉड प्लीज़ ये वाले को ढूंढवा दो। तो कुछ टाइम बैठ गया, बांग जी जो कार में बैठा हुआ था एंड वो एक बार मोशनु की तरफ देखा। मोशनु अजीब अजीब मुंह बना रहा था। बांग जी उसकी तरफ देखा, बोला कोई प्रॉब्लम है? मोशनु जल्दी से झटका खाने बोला नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी उसने बोला वो एक्चुअली सर मैम जो है ना वो बार बार कॉल कर रहा है, आज आप रात पे घर जाएंगे ना? बांग जी लैपटॉप की तरफ भी उसका ध्यान रखते हुए उसने वो क्लियरली बोला नहीं जाना। से सरन अपने बेटे की तरफ देख रहा था, जो बहुत टायर्ड होने के बाद भी आके ही सीधा किचन में आ गया है और वो जल्दी जल्दी खाना बना रहा है। उस किचन की गर्मी से विंग का फेस जो पेल पड़ गया था, फिर भी वो कुछ गुनगुना के गाना गा रहा था या फिर कुछ बोल रहा था। कांग से सरन वही देख रहा था। विंग का गाना का वॉइस बहुत अच्छा था। उन्हें याद था जब विंग बचपन में छोटा सा था, स्कूल में था, तब उसे ऐसे ही गाने के स्कूल में भर्ती कर दिया गया था। उसके बाद सिचुएशन कहाँ से कहाँ लेके आके उनको खड़ा किया। गाना तो दूर की बात, विंग को पढ़ाने तक कांग से सरन को तकलीफ़ होता था, पैसा नहीं होता था। दिन कहाँ से कहाँ गया, सिचुएशन लोगों को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर देता है, वो कोई नहीं बोल सकता। ये जो विंग खाना बना रहा है ये भी विंग को किसी ने सिखाया नहीं, वो खुद से सीखा है। विंग का एक अच्छा चीज़ है, वो कोई भी चीज़ फटक से कर सकता है, फटक से सीख सकता है। ये खाना बनाना, घर को संभालना, ये भी कहीं ना कहीं विंग उन्हें देख के या फिर ऐसे ही सीख गया है। हाँ, ऐसे ही सीख गया है। विंग का लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, सिवाय एक उन लोगों की लाइफ को सेट करने की, थोड़ा हैप्पीनेस ना आने की। महीने में जब विंग को पैसा मिलता है ना, उस पैसे से वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, सीधा आते के कांग से सरन के हाथों में वो पैसा दे देता है। कभी पूछता भी नहीं उस पैसे का आपने क्या किया, कहाँ डाला, क्या किया, कुछ भी नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछता। कभी कभी कांग से सरन को लगता है विंग का ज़िंदगी भी उनके तरह तो नहीं होगा ना, वो विंग भी उनके तरह तो नहीं है ना। कभी कभी उन्हें डर लगता है। हाँ, क्योंकि विंग के जब वो विंग को देखता है ना, तब उन्हें उनकी छवि दिखता है। बहुत चीज़ें। वो भी तो अपनी मम्मी पापा की बहुत प्यारी सी एक ओमेगा था, पढ़ाई में डब्बा था, हमेशा खुश रहना, सज संवर के रहना। जब वो घूमने गया था अपने आंटी के घर में, वहाँ से वो विंग के पापा से मिला, जो एक आवारा इंसान था, काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बट फिर भी वो विंग के फादर कांग से सरन के प्यार में पड़ गया था। एंड जैसे उनको पता ही था उसकी मम्मी पापा कभी भी नहीं मानेंगे, एंड उन लोगों ने भाग गया था। हाँ, भाग गया था बिना कपड़ों के, बिना चीज़ों के, बहुत दूर। वो लोग खुश थे, पैसा नहीं था, कपड़े नहीं थे, फिर भी खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। चांग से उन्हें बहुत खुश रखता था। पैसा की कमी थी, फिर भी खुशियाँ था। बट दिन बदलते गया, सब कुछ बदलते गया। कहाँ से क्या हुआ किसी को नहीं पता। लोग बोलते हैं ना, अगर पैसे नहीं होता है तो शायद प्यार दूर भाग जाता है, बट एक बात ये भी है, पैसा अगर आ जाए ना तो भी शायद प्यार बहुत दूर भाग जाता है। बेचांग से जब कांग से सरन को वो लेके भाग के दूसरे शहर में आ गए थे, तब उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। बट जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया एंड वो बहुत रातों रात बहुत अच्छा उनका कारोबार होने लगा था, वो बहुत पैसा कमाने लगा था। एंड देखते ही देखते उनका प्यार, उनके करीबनेस पता नहीं कहाँ दूर भाग गया, किस खिड़की से भाग गया, उन्हें नहीं पता। उन्होंने कभी वो चीज़ महसूस ही नहीं कर पाया था, और जब महसूस किया सब कुछ उलट पुलट हो गया। कुकिंग करते करते नोटिस किया उसकी मम्मी उसको एक ध्यान लगा के देख रहा है। हाँ, उसकी मम्मी के फेस में टायर्डनेस बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। उसकी आंटी जो कि घर का कोई काम नहीं करता, बट जब उनका अंकल आने का टाइम होता है ना, तब वो दिखाते कि वो घर का पूरा काम कर रहा है। घर को क्लीन करना, जो कबर्ड की कपड़े हैं उसे फिर से बाहर निकाल के उसको फिर से कबर्ड में रखना, ऐसे दिखाता है कि वो सब काम कर रहा है। वो इन कभी कभी ये सब देखता है, मन तो भरा करता है कि बातें सुनाने के लिए, बट वो कुछ बोलता नहीं है। उसका नेचर ही ये है कि सब कुछ देखो, उसके बाद अपनी आंखों में पट्टी डालो और मुंह बंद करके अपना काम करो, जैसे वो आए दिन करता रहता है। आज भी ऐसा ही किया। उसकी मम्मी जब उसे इस तरीके से देख रहा है ना, उसके बाद भी विंग उसकी मम्मी को कुछ नहीं बोला। उसकी मम्मी की ये टायर्डनेस बॉडी को देखा, उसे पता है अभी उसकी मम्मी उसे नहीं देख रहा है। वो बरसों पहले अपनी ज़िंदगी की हिसाब निकास को सोच रहा है, जो हिसाब उन्हें बहुत सालों पहले करना चाहिए था,
वो सारी चीज़ें अब कर रहा है। एक बात है ना, समय जब ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आप कितना भी हिसाब कर लो, कितना भी कुछ कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से अपना काम करने लगा। वो अपनी मम्मी की तरफ बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान भी देगा तो क्या देगा, क्या बोलेगा। बोलता है ना, आप अपनी ज़िंदगी से सब कुछ मिटा सकते हो बट यादें कभी नहीं मिटा सकते, चाहे वो अच्छे वाले हो चाहे वो बुरे वाले हो, दिमाग में वो रह ही जाएगा। इसीलिए वो कभी भी उस चीज़ पे फोकस नहीं करता है। वो फिर से सब कुछ करने लगा, खाना बनाने लगा। तभी उसने देखा कि कुछ चीज़ें घर पे नहीं है। अब विंग को गुस्सा आने लगा, ये लोग क्यों ऐसा करता है, जब हर चीज़ खत्म हो जाता है उसके बाद ही क्यों, उससे पहले क्यों सब कुछ ला के नहीं रखता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ऐसे ही थके आ रहे हैं। उसके बाद वो अपनी मम्मी की मदद करना चाह रहा है और जब मदद कर रहा है तब ऐसा देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस घर में 2 टाइम खाना बनता है, सुबह और रात को। सुबह विंग खाना खा के निकल जाता है, उसके साथ उसके पूरे घर वाले। सिर्फ घर में उसकी मम्मी और उसका आंटी रहता है और रात को उसका अंकल आके फिर जब एक साथ बैठ के खाते हैं। यही इस घर का नियम है, जो भी हो। अब ये घर विंग का नहीं है तो विंग घर का नियम वगैरह कोई चेंज नहीं कर सकता। ऊपर से उसके अंकल बहुत गुस्सैल और बहुत अक्रूल इंसान है, बहुत ज़्यादा ही। इस घर में हर टाइम जब वो घर पे रहेगा किसी न किसी के ऊपर चिल्लाते रहेगा। ये उनका आदत जैसे बन चुका है। विंग सीधा किचन से निकल के वो जियांग चैंग के रूम की तरफ जाने लगा। पता नहीं जियांग चैंग आया भी है या नहीं। अगर आया होगा तो अभी उसे तेल मार के फिर नीचे भी भेजना पड़ेगा। विंग को बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था बट वो कुछ कर भी नहीं सकता है। किसी के घर में रहना होता है तो बहुत सारी सैक्रिफाइस, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। जो विंग इस घर पे रह के कर रहा है, वो रूम के पास जाके रूम की दरवाज़ा थोड़ा खोल के वो ताका झाकी करने लगा। वो देखने लगा वो आया है या नहीं। तभी जियांग चैंग पीछे से विंग के सर पे थोड़ा ज़ोर से चाटा मारा। विंग तो तुरंत पीछे घूम के देखा एंड हमारी जो जियांग चैंग है ना, वो विंग की तरफ देखा। विंग का ये एक आदत है, वो कभी भी तुरंत रूम के अंदर नहीं जाएगा। वो ऐसे ताका झाकी करेगा, उसके बाद थोड़ा स्माइल करेगा, उसके बाद वो अंदर आएगा। जब वो स्माइल करता है उसके फेस पे तो स्माइल रहता है बट उसकी आंखें कभी भी स्माइल नहीं करता है। उसमें एक मायूसी, एक उदासी, पता नहीं क्या होता है बट कुछ तो रहता है। तभी ही हमारी जियांग चैंग उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, मेरे घर पे मेरे रूम में क्या चोरी करने आए हो। विंग मुंह बनाए बोला, तुम्हारे रूम में ऐसा है भी क्या महाराज जो मैं चोरी करने आऊँगी। हाँ, कुछ है भी तुम्हारे रूम में। खटारा बस्ती जैसा एक रूम है, वहाँ पे भी मैं चोरी करने आऊँगी हूँ। तभी उसने बोला, ओके बट तुम यहाँ पे आए क्यों हो। क्योंकि जियांग चैंग का कुछ टाइम से ऐसा हुआ है, वो पता नहीं विंग को देख नहीं पाता। विंग की तरफ देखने से उसे बहुत अजीब लगता है, उसकी सांसें भारी होने लगता है। स्ट्रेंज बात यह है, वो बचपन से एक साथ बड़ा हुआ है, खेला है, कूदा है बट अब वो विंग को देख के उसे अजीब सा लगता है। तब भी इसीलिए वो विंग की तरफ ना देख के बात कर रहा था। उसे बोला, वो एक्चुअली अनियन एंड कुछ चीज़ें ख़त्म हो गया है, प्लीज़ नीचे से ला दो, मुझे खाना बनाना है। उसे बोला, हद है यार विंग, मैं अभी बाहर से आई हुई, ये सब तुम मुझे फ़ोन करके नहीं बता सकते थे। तुम लोग घर पे रह के करते क्या हो। हाँ, कब क्या ख़त्म हो जाता है पहले नहीं बता सकते। विंग जो मुंह बनाए बोला, नहीं बता सकती। और ऐसे भी ये घर मेरा नहीं है, ठीक है ना, तो इस घर पे कौन सी चीज़ ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं नहीं बताऊँगी। जब मेरा घर होगा ना तब मैं बता दूँगी। जियांग चैंग जो विंग की तरफ देखा, उसकी सांस जो भारी होते जा रहा था, वो तुरंत विंग से अपनी आंखों को हटाया। विंग अपनी आंखों को तो हटा लिया था बट चाहे पे कि भी वो हटा नहीं पा रहा था। विंग का पूरा फेस रेड हो पड़ा था, उसके फेस में स्वेट लगा हुआ था। पता नहीं, विंग को देख के उसे बहुत अजीब लगता है। विंग उसे बहुत अच्छा लगने लगा है कुछ टाइम से। इसी वजह से वो अब घर में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, वो घर से दूर दूर रहता है। विंग के आसपास वो ज़्यादा रहता नहीं है। अभी भी वो खड़ा हुआ एंड तुरंत अपनी सारी सामान को लेके वो विंग को क्रॉस करके जाने लगा। विंग जो उसे जाते हुए देखा, उसके बाद वो फिर से पीछे से कुछ और चीज़ें लाने के लिए बोला। जियांग चैंग जो विंग की बातों को सुना एंड वो सीढ़ियों से नीचे जाते जाते वो स्माइल किया। बोलते हैं ओमेगा को अल्फा की फेशियल रिएक्शन आंखें देख के समझ आ जाता है, मतलब जाता है कि कौन सा अल्फा उसे किस नज़र से किस तरीके से देख रहा है। ये विंग ये इतना अजीब क्यों है, मतलब ये उसकी आंखों की नज़र को, उसकी बातों को, उसके रिएक्शन को क्यों समझ नहीं पाता। यही मतलब जियांग चैंग समझ नहीं पाता है। 2 दिन बाद आज वांग जी फिर से लैंड मेंशन आया है। उसकी मम्मी के ऊपर अभिमान करके वो यहाँ ज़्यादा आती नहीं है। एक्चुअली जब प्यार मोहब्बत को कोई यूज़ करना चाहते हैं ना, जिंदगियों से उस प्यार को बांधना चाहता है, तो वो प्यार फील नहीं होता है। वांग जी का भी सेम है। उसकी मम्मी का एक गंदी हैबिट है, वो हर चीज़ अपने मुताबिक करना चाहता है। पहले गुस्से से, दूसरे टाइम अगर गुस्से से नहीं माना तो फोर्स करेंगे, बट इसे क्या ही होगा, वो चीज़ उल्टा और भी ख़राब होगा। वांग जी की फादर कभी भी उसकी मम्मी को कुछ बोलता नहीं था, वही वांग जी भी नहीं बोलता है।
और जब से उसका फादर मरा है उसके बाद तो वो उसकी मम्मी को कुछ बोलना भी नहीं चाहता है। एक ही इंसान तो है उसकी ज़िंदगी में, उनको भी कुछ हो गया तो वांगजी कैसे रहेगा, वो मर जाएगा। बट उसकी मम्मी उसकी प्यार को हथियार जैसे यूज़ करना चाहता है। प्यार कभी भी हथियार नहीं होता है, हथियार हथियार ही होता है। प्यार को अगर हथियार बनाओ या फिर लोहे से बनाओ, जो भी हो, वो टूट के बिखर ही जाएगा जब प्यार को आप हथियार बनाओगे। आज वांगजी इतनी दिनों बाद घर पे लौटा है। एक्चुअली वो आना नहीं चाहता था। चीचेन फ़ोन करके उसे बहुत सारी चीज़ें बताया, बहुत सारी बातें सुनाया कि उसकी मम्मी को कुछ हो गया तो वो उसको नहीं छोड़ेगा, ये ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली उसकी मम्मी की बीपी की प्रॉब्लम है, वो 2 दिन से दवाई नहीं ले रहा था, इस वजह से वो थोड़ा बीमार हो गया। अब उसकी मम्मी की बीमारी सुन के वो घर में तो बाहर तो नहीं बैठ सकता, इसीलिए वो घर पर आ गया उसकी मम्मी को देखने के लिए। अभी वांगजी उसकी मम्मी के रूम में बैठा हुआ था, उसकी मम्मी के सर पे हाथ फैला रहा था। मैडम लैन जब देखा वांगजी को कि वांगजी घर आया है, अपनी सारी अभिमान को, अपने गुस्से को थोक के वो उसकी मम्मी की सर पे हाथ फैला रहा है, तो उन्हें अच्छा लगा। उस दिन वांगजी गुस्से में उसके हाथ को हटा दिया था वांगजी के सर से, और आज जब खुद वो हाथ रख रहा था ना तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो वांगजी की तरफ देखा, अपनी आंखों को बंद किया एंड सोचने लगा, जब ओमेगाई बड़े होते हैं ना तो वो बाहर जाए, बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा ना मिले, यही चाहता है। और तो लड़कों का ऐसा होता है कि वो लोग सब मम्मी पापा चाहते हैं कि वो बाहर जाए, घुल मिले, बट बाहर की ज़माने के साथ रहते रहते वो बुरा ना बन जाए, इसलिए उन्हें एक डोर से बनना बनता है। हाँ, वो डोर होता है बहुत प्यार की, बहुत प्यार की और बहुत प्योर सी। उन्होंने भी उसकी बेटे के साथ किसी और का डोर बंधा था, जो कि एक गलती था, बहुत बहुत बड़ा गलती। दिल का दिल तक जो डोर होता है, जो रस्सी से स्ट्रांगली बंधा जाता है, अब ना वो रस्सी को तोड़ पा रहा है और ना उस रस्सी को काट पा रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। एक बहुत बड़ा गलती, हाँ, बहुत बड़ी गलती के कारण आज उन्होंने अपनी छोटी बहन को खो दिया है। हाँ, उनका छोटी बहन जिसे वो अपनी बच्ची की तरह पाला था, जिसे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, बस उनके एक छोटी सी कारण, उसके एक छोटी सी भूल के कारण, गलती के कारण आज उनका बहन बहुत दूर चला गया है, कभी वहाँ से लौट नहीं आ सकता। जिस इंसान के कारण उनका बहन इस दुनिया में नहीं है, उसी इंसान की बेटे के साथ वो अपनी बेटे की शादी कैसे करवा सकता है, कैसे उस लड़के को वो अपनी बच्चे की ज़िंदगी में ला सकता है। हाँ, मैडम ने ये मान नहीं सकता, वो हार नहीं सकता, बट बोलता है ना कभी कभी ममताएं अपने बच्चे के सामने हार ही जाता है। हाँ, और वो हारने में जीत होता है। और उससे भी बड़ी बात, जो इंसान खुद से गायब हो जाए ना, उसे ढूंढ के कभी निकाला नहीं जा सकता। आज विंग 10 बजे ऑफिस पहुंचा है, उसके आराम की जॉब में वो वहाँ पे बैठा हुआ है, कुछ चीज़ें उसके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक्चुअली उसे एक जगह पे कुछ चीज़ों को पहुँचाना है, एक चैरिटी इवेंट होने वाला है, तो वहाँ पे कुछ सामान को पहुँचाना है, वही सब कुछ है। एंड ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, बट बाकी सारे लोग वो सब कुछ संभाल रहे हैं, तो विंग आराम से बैठा हुआ है। उसको थोड़ा गले में दर्द हो रहा है, शायद जुकाम आने वाला है, इसीलिए विंग चला गया एक कप कॉफ़ी बनाने के लिए। कॉफ़ी बना के वो आके फिर से अपनी कुर्सी में बैठा। फिर से 9 नंबर से कॉल आया। विंग बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ है, बट ये कल वाला नंबर नहीं है। तो विंग जो फ़ोन की तरफ देखा, क्योंकि कल वाले नंबर को तो वो घर लौटते ही ब्लॉक कर दिया था, तो कोई फ़ोन नहीं करेगा। एक्चुअली बोलते हैं ना कि ज़्यादा शरीफ लोग भी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होता है। वो इंसान फ़ोन करके जितनी शरीफ तरीके से बात कर रहा था ना, वो इंसान उतना शरीफ तो होगा नहीं, इसलिए विंग पहले ही मुसीबत को दूर भगा दिया। भाई मुसीबत उसकी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, माफ़ करो मुझे, इसलिए ब्लॉक कर दिया। अभी जब दूसरे नंबर से कॉल आया ना, विंग बहुत शरीफ तरीके से थोड़ा अपने आप को शांत करके फ़ोन को उठाया, बट वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि कल वाला वही वॉइस विंग को सुनने को मिला है। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड तभी दूसरी तरफ से बोला, हेलो सर। तभी विंग ने बोला, वेट मैं बताती हूँ, मैं जीचेंग नहीं हूँ, आपने 9 नंबर पे कॉल किया है, तो प्लीज़ कृपया करके मुझे परेशान करना बंद कीजिए। ये बोल के वो तुरंत फ़ोन को काट दिया। चलो कि मुँह लिटरली रोने वाला हो गया था। आज वांगजी का फोकस लैपटॉप में नहीं था, वो हमारी मोशनू की तरफ ही देख रहा था। मोशनू जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसे समझ नहीं आ रहा है वो अल्फा की जब वो कॉल करे उसका सब कुछ एकदम डिट्टो मिल रहा है। फ़ोन करके जब उसने बात किया, वो कितनी अच्छे से बात किया, उसके बाद सर के बारे में भी पूछा, सब कुछ सही है, बट इसके टाइम पे ऐसे गड़बड़ कैसे हो रहा है? बार बार वो पुलिस स्टेशन पे जाके नंबर ला रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट फिर भी कुछ मैचिंग क्यों नहीं हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। भाई इस टाइम पे इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? पहले उसका नंबर ब्लॉक कर दिया एंड
हमारी मोशन्नू ये चीज़ वांगजी को जब बताया है, वांगजी भी कहाँ से कम है, वो भी तो एक नंबर की टेढ़ा इंसान है, उसने भी उसका फ़ोन दिया और बोला इससे कॉल करो, देखो फ़ोन उठाएगा। अब वांगजी ने वही, मतलब मोशन्नू ने वही किया, बट इस बार भी वही प्रॉब्लम है। हद है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे गड़बड़ चल रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है। वांगजी तुरंत खड़ा हुआ, मोशन्नू के हाथों से झटके से फ़ोन को लिया एंड फिर से कॉल लगाया। विंग जो काम कर रहा था, ये फिर से कॉल देके उसे बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। उसने सोच लिया इस बार फ़ोन उठा के वो 2 दिन गालियाँ देगा, उसके बाद वो शांत होकर वो बोल रहा है कि वो कोई जिचन फिचिंग नहीं है, पता नहीं ये इंसान फिर भी समझ क्यों नहीं रहा है। विंग इरिटेट होकर फ़ोन को रिसीव करने हेलो बोला, तभी दूसरी तरफ से हेलो बोला। विंग लिटरली हड़बड़ा गया, वो फ़ोन की तरफ देखा, वो सोच में पड़ गया, अरे ये तो नंबर वही वाला है, पर ये वॉइस कुछ अलग है। बाप रे, ये कैसा अजीब सा वॉइस है, कितना डरावना, कितना गंभीर सा वॉइस है। इस वॉइस से अगर विंग को थोड़ा सा भी ज़ोर से बात किया ना, विंग का तो जान ही निकल जाता। उसने फिर अपने आप को नॉर्मल किया, बोला सॉरी कौन बोल रहे हैं। उसने बोला मैं जीचेंग से बात करना चाहती हूँ, क्या आप उसे दे सकते हो। विंग का मन कर रहा था वो दीवार पे जाके धड़ाम से अपनी सर को मारे। ओ गॉड, ये कौन सी मुसीबत है। विंग को लगता था उसके अंदर बहुत सबर है, बट आज उसे लग रहा है कि नहीं, उसके पास भी सबर नहीं है। अगर दुनिया में इस जैसे 2-3 पागल इंसान होना तो सबर नाम का चीज़ भी ख़त्म ही हो जाता है। विंग अपने आप को कंट्रोल करने बोला, हाँ मैं ही बोल रही हूँ, जीचेंग सीचेंग जो भी है, अब बताइए क्या ज़रूरत है, कौन मर गया है जो मुझे इस तरीके से बुलाया जा रहा है। ये 1 सेकंड के लिए एकदम थम गया था। उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पे उसे याद है, उसके आंखों के सामने एक ब्लर्ड सा शक्ल आया था। अगर कोई और शक्ल होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसने देखा था वो उसका भ्रम नहीं है। वो जो हॉस्पिटल की जो ओमेगा उसको लेके गया था, वो तो एक मैच्योर ओमेगा था, बट वांगजी की आंखों के सामने तो एक 10 साल का छोटा सा बच्चे का फेस आया था, जो फेस उसकी दिल की एक जगह पे एकदम छुपा हुआ है। बट उस दिन उस ओमेगा की शक्ल में उसने उसी इंसान को क्यों देखा, जिसको वो बरसों से ढूंढ रहा है, जिसे वो बरसों से अपने दिल में समा के रखा है। क्यों नहीं, इसका अंत करना पड़ेगा। ये सब कुछ अंत तभी होगा जब वो इस ओमेगा से मिलेगा, इस ओमेगा की फेस देखेगा। वांगजी अपने आप को संभाला, बोला कुछ टाइम पहले तो आप कुछ और बोल रहे थे। उन्होंने बोला अरे भाई, इतना ज़्यादा गरीब हूँ मैं, अपनी संसार को चलाना है, ऊपर से अपना हस्बैंड जो है वो एकदम नशेड़ी है, नशा करता रहता है, दिमाग अपना भी ठीक नहीं, अपना हस्बैंड का भी ठीक नहीं है। अब क्या ही कर सकती हूँ, ऐसे बावला हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, नशेखोर, तो थोड़ा सा ऐसे तो होगा ही ना। तभी वांगजी ने बोला अब मैरिड है। उसने बोला हाँ, अगर मैरिड नहीं होगा तो हस्बैंड कहाँ से आएगा, ऐसे तो मैं कहीं से भाड़े करके तो नहीं ला सकती ना। तभी वांगजी ने बोला पर पुलिस स्टेशन में तो कुछ और बोल रहा था, अनमैरिड एंड आप कुछ चीज़ों का जॉब कहते हैं। तभी विंग रुका, पुलिस स्टेशन, ये पुलिस कहाँ से आया, ये कौन सी बात कर रहा है, यहाँ पे कौन सा घपला है, कुछ ना कुछ घपला तो है ही। तभी विंग अपने आप को बोला मुझे समझ नहीं आया कौन सी पुलिस स्टेशन। उसने बोला आप पुलिस स्टेशन में थे ना, वहाँ से ही तो मुझे आपके बारे में पता चला। विंग जिसकी आंखें छोटे होगा, पुलिस स्टेशन पता नहीं वो कौन सी किसकी बात कर रहा है, जिचिंग पता नहीं वो कौन सा कान किया होगा। अब वो सारी चीज़ें विंग के सर पे आके फट रहा है। अरे भाई बस कर। विंग जब आपको नॉर्मल कर देखा, नॉर्मल किया, बोला वो एक्चुअली मैं अभी मजाक कर रही थी, मैं कोई जिचिंग नहीं हूँ, सॉरी रॉन्ग नंबर है, आपने जस्ट फ़ोन किया तो बस मैं ऐसे ही मजाक में मूड में थी, मैंने मजाक कर लिया, ठीक है। आप शायद रॉन्ग नंबर पे कॉल किया है, सॉरी, बट ये असली नंबर नहीं है, तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। वो फ़ोन काटने वाला था, तभी वांगजी तुरंत बोला वेट। विंग तुरंत अपनी फ़ोन को रखा एंड बोला ओहो यार, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम में फंस गई। तभी उसे बोला उस दिन पुलिस स्टेशन से मुझे यही नंबर दिया गया था और बताया गया था ये जिचेंग का नंबर है, और मैंने चेक किया है तो उन्होंने बार मुझे यही नंबर दिया है। बाई एनी चांस आपने इस नंबर को चोरी तो नहीं किया है ना, इस फ़ोन को चोरी तो नहीं किया है। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, अरे भाई माफ़ कर मुझे, अरे भाई मेरे ख़ानदान में भी कोई जिचेंग विचेंग है नहीं, आपको ये नंबर कहाँ से मिला, ये नंबर मैं चोरी क्यों करूँगी, मैं पिछले 5-6 सालों से इस नंबर को यूज़ करते जा रही हूँ, आपको किसी ने पागल बनाया होगा। उसने बोला तब आप मतलब मना क्यों करे, आप मान क्यों नहीं रहे। उसने बोला अगर मैं जिचेंग होती तो मैं मानती ना, मैं नहीं हूँ तो मैं कैसे मानूं। इनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बोला अब लिटरली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, कब तक अपने फ्रस्ट्रेशन को दबा के रखे, अब विंग नहीं कर पाया, उसका लिमिट क्रॉस हो गया था। वो गुस्से में बोला मैंने दिया है, कब दिया है, हाँ मेरा नंबर क्या वो ठंडी की कंबल लगता है जो मैं हर किसी को बांटता रहूँगा, हाँ मेरा दिमाग मत खराब कीजिए बोल रही हो, और हाँ नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कॉल किया ना तो तेरी नंबर और तेरी
तेरी सब कुछ मैं पुलिस में दे दूंगी कि मुझे हैरेस करे, मुझे फ़ोन करके परेशान करते जा रहा है। लिटरली विंग गुस्से में बहुत ज़्यादा हाँप रहा था। वांग जी को गुस्सा होना चाहिए कि कोई उसे से तू तुकार करके बात करे, बट क्यों पता नहीं उसे गुस्सा नहीं, उसे हंसी आ रहा है। वो बहुत मुश्किलों से अपनी हंसी को दबाया। उसके बाद बोला, पर उस दिन जो कार एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ पे 2 इंसान था जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था। उनमें से एक के बारे में तो मैं पता किया है और मैं उसको बहुत थैंकफुल हूँ, बट दूसरे इंसान का नंबर मुझे मिला है, बट जब भी मैं कॉल करी हूँ कोई जी नहीं बात करे। अब प्लीज़ मुझे बताइए, क्या आप वो दूसरे इंसान आप ही हो ना? अब वो विंग थोड़ा झटका खाया, उसका दिमाग थोड़ा सा घूमा, कुछ उसके दिमाग में आया। भाई साहब, ये कहानी है। उस दिन रात को पुलिस विंग के नंबर, ठिकाना विकाना सब कुछ ले रहा था। विंग का आईडी कार्ड भी मांगा था। विंग का आईडी कार्ड उसके पास ही था, बट फिर भी उसने बोला उसके पास अभी नहीं है। उसके बाद उसके एड्रेस पूछा तो विंग उल्टा सीधा बोला, उसका नाम भी उल्टा सीधा बोला। क्या चाहिए, कौन चाहता है इतनी मुसीबत? इसीलिए विंग यही किया। एंड उसके बाद भी जब पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसका ज्ञान या फिर होश आ जाएगा, तो कोई उनको ढूंढेगा भी नहीं। इसीलिए विंग के दिमाग में जो जैसे आया वो ऐसे ही बस बकते गया। बट उसका नंबर के टाइम पे वो शैतान पुलिस विंग को ऐसे देख रहा था कि वो नंबर गलत बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो पुलिस फ़ोन करके चेक कर रहा था, तो विंग को असली नंबर देना पड़ा था। बट वो साला पुलिस ये नंबर इनको दे दिया। अब विंग का दिमाग घूमा कि वो शैतान पुलिस ने इस इंसान को दे दिया है। अब इतनी सारी कहानी आके यहाँ पे रुका है। थोड़ा हिल के बैठा। उसने बोला अच्छा ये कहानी। उसने बोला हाँ, तो आपको याद आया? उसने बोला हाँ भाई साहब, मुझे याद आ ही गया फाइनली। उसने बोला सच में ना, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं करे? उसने बोला नहीं रे भाई, अब मैं मजाक नहीं करूँ। तो आपका खबर क्या है? उस दिन जो ब्लड आपका निकला था ना, मेरा तो एक कपड़ा लिटरली बर्बाद हो गया। मैं उसको धोने की कोशिश किया था, वो तो हुआ ही नहीं। सब कुछ गंदा हो गया। हमारी इमोशन वो जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। लिटरली वांग जी हंस रहा था, बट वो प्रॉपरली हंस भी नहीं रहा था। हंसना वांग जी के साथ जाता नहीं है, मैच नहीं करता, इसलिए वो थोड़ा गंभीर होने की बात कर रहा था। बट उसे एक चीज़ तो समझ आ गया, ये ओमेगा की दिमाग की जो स्क्रू है वो थोड़ा सा ढीला है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तब उसने बोला हाँ तो आप अच्छे हैं? उसने बोला हाँ बिंदास। उसने बोला एक्चुअली मैं आपको आपसे बहुत थैंकफुल हूँ, आपने मेरे साथ मेरी मदद किया है, बट क्या आपके पास समय होगा? मैं थोड़ा आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं, ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे थैंक यू बोला, यही बहुत ज़्यादा है। एंड मैं आपको ये बोलूँगी, उस दिन जो इंसान मेरे साथ था ना, आप उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। एक्चुअली उस दिन उन्होंने सब इंतज़ाम किया था, ब्लड से लेके सब कुछ। मैं तो बस वहाँ पे उनके साथ थी। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिएगा। तभी वांग जी ने बोला हाँ मैंने उनसे भी बात किया है, वो भी आने वाला है। आप आते तो बहुत अच्छा होता, क्या आप आ सकते हो प्लीज़? उसने बोला इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आपने बहुत तकलीफ़ उठा के मेरे नंबर को लिया, उसके बाद मुझे थैंक यू बोला, यही मेरे लिए इनफ है। और ऐसे भी आज के ज़माने पे कौन किसी को इतना याद रखता है? फिर भी आपने याद रखा, मुझे थैंक यू बोला, यही मेरे लिए बहुत है। बट मैं यही बोलूँगी कि आप ज़रा आपकी जो कार है ना, उसे थोड़ा सा ध्यान से चलाना। रोड आपका पाप का नहीं है, ठीक है ना? तो ये जो हम आम जनता है ना, ये रोड पे थोड़ा सुकून से चलना चाहते हैं, तो दूसरे टाइम अगर ठोकना है ना तो थोड़ा धीरे से ठोकना, नहीं तो कल आप मुझे भी ठोक सकते थे। तो मैं यही दुआ करूँगी कि आप जल्दी से ठीक हो जाए और अच्छे से कार चलाए। तो आज के लिए मैं फ़ोन रखती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। फ़ोन काटते विंग के फेस पे एक अजीब सा स्माइल आ गया था। हाँ, एक बहुत अजीब सा। तभी उस रूम में एंट्री हुआ जो उस कंपनी की मैनेजर है ना, उसकी। तो वो अंदर आते ही विंग को इस तरीके से अजीब से स्माइल करते हुए देख के वो थोड़ा शॉक्ड हो गया। वो विंग की तरफ देखकर बोला हे मिस्टर वे। तभी विंग ने देखा, बोला हाँ बताइए क्या हुआ? उसने बोला कुछ नहीं, आप इस तरीके से हंस क्यों रहे हो? बहुत अजीब लग रहा है। विंग जो और भी बड़े तरीके से हंसा एंड बोला क्यों अजीब लग रहा है? तो उसने बोला नहीं आप ऐसे हंस रहे हैं। उसने बोला बस मैं खुश हूँ। उसने बोला किस बात की इतनी खुशी है? विंग ने हंसा एंड बोला परसों पहले किसी ने एक दाव खेला था और परसों बाद मैंने एक दाव खेला। उसकी उस दाव को पलटने के लिए, उसकी डोज उसे चपाने के लिए, ये समझ सकते हो कि मैं अपना खेल स्टार्ट कर दिया है। इसी खुशी में उस इंसान को कुछ समझ नहीं आया। विंग फिर से हंसने लगा एंड फिर से गुनगुनाने लगा। अभी अगर कोई विंग को देखे ना तो सबको बहुत मिस्टीरियस सा लगेगा, कुछ तो गड़बड़ है। बट क्या, किसी को नहीं पता सिवाय विंग के अलावा।
दरवाजे पे नॉक होते ही वांगजी का ध्यान टूटा। वो अभी फिलहाल बेलकनी में खड़ा हुआ था, उसके हाथों में कॉफ़ी था, वो कॉफ़ी पी रहा था। जब दरवाजे पे नॉक हुआ तो अभी फ़िलहाल रात के 9 बज रहे। जब वो घर पे आया था देखा तो उसके बहुत सारे रिलेटिव ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। एक्चुअली इस घर में या फिर उसकी फैमिली में उसकी मम्मी की बहुत रोक टोक है। एक बात है ना, जिसके पास पैसा होता है उसके पास लोग फिरते रहते हैं। उसका पूरा खानदान का भी ऐसा था। उसकी मम्मी के आसपास घूमना, उनके लिए ये बात करना, वो बात करना, बार्टरिंग करना, इससे उसकी मम्मी को बहुत अच्छा लगता था। एंड अभी भी ऐसा ही होता है। तो नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसे वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बात यह है कि उसके रूम में कोई आई है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी कौन उसके रूम में आया है उसे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली वांगजी के रूम में कोई आ नहीं सकता, कोई भी नहीं। वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं उसके रूम में कोई आए, सिवाय उसकी मम्मी के लिए। इवन वो शिचिन के लिए भी तो एकदम बहुत करीबी है, उसको तो एकदम बोल के रखे उसके रूम के आसपास भी ना आए। बट वो उसकी बात नहीं सुनता है। वो आती है, ये वो बिखरता है, फिर चला जाता है। वांगजी गुस्सा भी करता है ना, तो वो सुनता नहीं है। और रही बात और एक इंसान के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बट सबको लगता है कि वांगजी उस इंसान को भी पसंद नहीं करता। वो है शिचन का बेटा लैन जिंगी। हाँ, लैन जिंगी। शिचन को लगता है कि वांगजी उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसके बेटे रूम में जाता है तो वो पसंद नहीं करता, इसलिए शिचन बार बार उस उल्टी सीधे बात सुनाते रहता है। बट ऐसा नहीं है, सच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर इस घर में किसी सबसे ज़्यादा पसंद करता है वो उस बच्चे ही है। उसका उम्र 5 साल की है, बहुत शांत किस्म का है। वो जब भी वांगजी के रूम में आता है ना, चुपचाप बैठा रहता है, वांगजी को देखता रहता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। बट पता नहीं क्यों हमारी शिचन को ऐसा लगता है कि वो उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जो भी है, इस टाइम पे कौन आया होगा वो वही सोच रहा है, उसकी मम्मी। बट वो तो नहीं आएगा, शिचन भी नहीं आएगा, तो क्या जिंगलिंग आया है, वही सोच रहा था वो जब दरवाज़ा खोला तो देखा सामने लूसी खड़ा हुआ है। लूसी उसकी मम्मी की एक दूर की कज़न है, उसकी ही बेटी है। एंड उसके घर में इसकी आना जाना रहता है। जब वो यूनिवर्सिटी में था, जब हॉस्टल में रह रहा था, तब ये बहुत ज़्यादा आता था। अभी थोड़ा कम आता है, बट आता ही है। एंड उससे भी बड़ी बात, उसकी मम्मी और शिचन के साथ इस ओमेगा की बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो उससे थोड़ा हसन बोला, मैंने सुना तुम और आंटी बीमार हो तो मैं देखने आ गई। वांगजी जो एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और एक ब्लैक कलर की पैंट, वो अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ रखा, स्ट्रांगली खड़ा हुआ एंड उसकी तरफ देखा। उसे बिल्कुल भी लोगों से बात करना पसंद नहीं है। वो जस्ट लोगों से 1-2 बात करते, वो भी फॉर्मेलिटीज़ के लिए। अभी भी वही करा था। वो थोड़ा हंसने की कोशिश किया, देखा, बोला तो कैसे हो तुम। जी जो थोड़ा स्माइल किया, वो कोई लाइक शेमलेस ओमेगा नहीं है, फिर भी वो वांगजी के सामने थोड़ा अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते। उसे वांगजी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। पहले दिन से उसे वांगजी बहुत अच्छा लगता है। एंड उसकी मम्मी और उसके आंटी दोनों ही चाहता है कि वो इस घर की ओमेगा बने, वांगजी को थोड़ा पटाए। इसीलिए तो वांगजी की मम्मी ज़ोर ज़बरदस्ती उससे यहाँ पे भेजा कि वांगजी से थोड़ा बात कर ले। बट ये वांगजी देखो दरवाजे के सामने पहाड़ों की तरह खड़ा हुआ है, जैसे कि उसके रूम में कोई खजाना छुपा हुआ है, वो अंदर जाएगा एंड ले जाएगा। वो क्या कर उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा, बोला मैं ठीक हूँ। वांगजी फिर से बोला कब आए हो। उसने बोला ये कुछ टाइम पहले। उसने बोला ओह अच्छा, अच्छी बात है। अब वांगजी लूसी को पता है कि वांगजी और कुछ नहीं बोलेगा, ना वो अंदर जाने को बोलेगा और ना चले जाने को बोलेगा। बट उसे ये भी पता है कि वांगजी से अगर 1-2 बात बोलेगा तो उसकी जवाब देगा, बट वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। तो उसने बोला नीचे सब लोग बात कर रहे हैं, चलो हम भी बात करेंगे, वहाँ पे बैठोगे तो अच्छा लगेगा। तो भी उसने देखकर बोला नहीं मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ, तुम जाओ बात करो। उसने बोला चलो ना, सब है तुम्हें अच्छा लगेगा। वांगजी जो देखा बोला नहीं मैं ठीक हूँ एंड मैं टायर्ड हूँ, तुम जा सकते हो। उसी थोड़ा हंसने की कोशिश की, बोला हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम रेस्ट करो। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगा। एंड दूर से ये सारी चीज़ खड़ी होकर मिस्टर लैन और शिचन देख रहा था। शिचन जो उसकी तरफ देखा, उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला हाँ ये ओमेगा ऐसे तो बहुत सारी बात बोलता रहता है, बट जब भी वांगजी के सामने जाता है, वांगजी ब्रदर के सामने, खुश हो जाता है। अरे भाई थोड़ा बात करो, थोड़ा नौटंकी करो, तभी नहीं कल्फा पटेगा, ऐसे कैसे पटेगा। हाँ कैसे है मम्मी, मैं बोल रही हूँ इस ओमेगा का कोई काम नहीं है। और आप ना आपका बेटे का ओमेगा के बारे में देखना सोचने के बारे में भूल ही जाइए। आपका बेटा इस जन्म में कभी शादी नहीं करने वाला, वो अकेला ही मरेगा। ये बोल के मुँह बनाया। मैडम लाइन जो गुस्से में शिचन की तरफ देखा, शिचन जो वहाँ से चला गया। यहाँ ली नाचते कूदते छत पे आ गया था। हाँ वो बहुत खुश है क्योंकि उसके हाथों में है विंग का फ़ोन। इस घर पे सबके पास फ़ोन है सिवाय यानली के। कोई यानली को फ़ोन देना ही नहीं चाहता। सब बोलते अभी पढ़ाई के टाइम है, पढ़ाई करो, फ़ोन पे क्या है। इसीलिए तो वो फ़ोन नहीं मिलता। और जब उसे हमारी विंग का फ़ोन मिला है, वो उसे लेके छत पे आ गया। उसे पासवर्ड पता है क्योंकि विंग ने कोई ढंग का पासवर्ड लगाया ही नहीं है। जब ये फ़ोन खरीदा तभी एक पासवर्ड था, अभी तक उसको चेंज भी नहीं किया। तो यानली जो उस फ़ोन की तरफ देखा, उसका तो ये था कि वो अभी यहाँ पे कुछ रील्स देखेगा या फिर कुछ करेगा। वो बहुत खुश हो गया। तभी उस फ़ोन पे कॉल आई। हमारी जो यानली था ना, वो हड़बड़ा गया। वो तुरंत फ़ोन को साइलेंट किया एंड नंबर की तरफ देखा, नंबर सेव नहीं किया हुआ था। यानी बोला अभी कौन कॉल कर रहा है,
ये तो सेव किया हुआ नंबर नहीं है। फिर से वो फ़ोन को उठाने बोला हेलो कौन है। तभी दूसरी तरफ से जो हमारी मोशनु था ना वो बोला हेलो आप सही तो है ना, मैं मोशनु बात कर रही थी, याद कीजिए हम बात किए थे। तभी यानी कुछ पता भी नहीं है कि कौन बात करे। उसने बोला हाँ मैं पहचान गया, अब बताइए क्यों फ़ोन किया। उसने बोला एक्चुअली सर मुझे एक रिक्वेस्ट करना था। उसने बोला रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट। उसने बोला एक्चुअली आप तो मिलने नहीं चाहते थे, तो हम मतलब आपको रिस्पेक्ट करते हैं एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ एंड सर भी बहुत थैंकफुल है। एक्चुअली हम आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर आप परमिशन दे। यानी ने बोला गिफ्ट, कैसा गिफ्ट। उसने बोला आप जो भी चाहे, आप जो भी चाहेंगे हम वही आपको गिफ्ट देंगे, लाइक आप क्या चाहते बताइए। उसने बोला गिफ्ट, क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी मोशनु मुँह बनाने बोला ये तो गिफ्ट से भी ज़्यादा पलटूबाज है, क्या इतनी जल्दी भूल गया। तभी उसने बोला तो फिर हम कुछ भेजे आप जो चाहते ही। तभी यानी जो बोला बट नहीं मैं कुछ चाहूँगा। उसने बोला तो आप क्या चाहिए बताइए ना, हम वो सब कुछ भेज देंगे। यानी सोच में पड़ गए, कोई इंसान गिफ्ट देने के लिए इतना उतावला हो गया है। अबे भाई अभी के ज़माने में कोई ऐसा भी होता है क्या। यानी को लगा कि कोई मजाक कर रहा होगा, कौन गिफ्ट देगा। तो उसके दिमाग में एक शरारत आया। उसने सोचा कि ओके मैं आपको जो भी गिफ्ट मुझे चाहिए ना मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी। तो उसने बोला ओके सर, आप जैसा समझे, आपको जैसा अच्छा लगे। उसने बोला हाँ ठीक है, और हाँ आप प्लीज़ आपका जो गिफ्ट जहाँ पे मैं भेजूँगी उस जगह के एड्रेस भी भेज देना, ठीक है। तो हमारी यानी बोला हाँ ठीक है ज़रूर। इसके बाद वो फ़ोन काटा एंड यानी हंसा। अभी वो ऐसे चीज़ लिखेगा ना कि ये इंसान झटके पे झटका खाएगा, और वो भी देखना चाहते इतनी सारी चीज़ों के बाद कोई गिफ्ट भेजेगा या नहीं। ऐसी चीज़ों के बाद कोई कभी गिफ्ट भेजेगा नहीं, ये तो उसे बहुत अच्छे से पता है। उसके दिमाग में जो भी चीज़ें आया वो सब कुछ मैसेज में लिखा, उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या क्या लिखा है। वो सब लिखने के बाद वो सेंड किया, साथ में एड्रेस भी। ये देख के उसके फेस पे एक बड़ा सा स्माइल लगा। उससे बोला बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद वो जब मैसेज सेंड किया ना तभी उसने देखा जियांग चैन है वो छत पे आया है। उसे पता है अभी जियांग चैन छत पे क्यों आया है, स्मोक करने के लिए। हाँ क्योंकि रूम में तो वो नहीं कर सकते, उसके पापा को पता चलेगा तो उसके पापा तो बहुत कुटाई करेंगे और बहुत गुस्सा भी करेंगे। तो इस वजह से वो खुले छत पे आ गया है कि आराम से स्मोक करेंगे। एक्चुअली इस बार इस घर में किसी को नहीं पता कि जियांग चैन स्मोक करता है। इस घर में बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। जो हमारी डिटेक्टिव यानले को पता है, यानले को बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे कि हमारी जियांग चैन विंग ब्रदर को पसंद करता है। हाँ किसी को नहीं पता बट यानली को पता है। यानली उसके भाई की बिहेवियर से समझ जाता है। और दूसरा उसे और एक चीज़ पता है, जैसे कि यानली को पता है विंग का शादी हो गया है, वो भी बचपन पे। उसका आंटी को इस शादी के बारे में बिल्कुल भी सुनना नहीं है, वो इस शादी वादी के बारे में भूलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ विंग ब्रदर वो तो अलग ही दुनिया में जी रहा है, उनको तो कुछ याद भी नहीं करना और वो कुछ याद भी नहीं करना चाहता। उसका बस एक ही चीज़ है, एक ही मोटिव है, आराम से जॉब करो, आराम से खाओ पियो सो जाओ, यही बस यही चाहिए उनकी ज़िंदगी में, सुकून और सुकून। आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन हुई का काम होता है सुकून से सोना, इसीलिए तो अभी दोपहर की खाना खा के वो आ गया सोने के लिए। तब भी वो सोने की कोशिश ही कर रहा था, उसके रूम में तूफानों की तरह यानली आया जो हर बार के विंग के पास आके खड़ा हुआ एंड लाइक ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। बोला था अरे ब्रदर सुनिए बहुत बड़ा कांड हो गया है, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है, उठिए ना। विंग जो उसकी तरफ देखा, इस इंसान का और कोई काम नहीं है हर जगह पे न्यूज़ पहुंचाने के अलावा। हमारी विंग उसकी तरफ देखा एंड वो लिटरली बोला अभी मुझे सोना है, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। उसने देखा एंड बोला अरे पहले मेरी सुनिए ना मेरी बात। तभी उसने बोला मेरे हाथ पे थप्पड़ खाना चाहते हो क्या, तुम जाके तुम्हारी मम्मी या फिर तुम्हारी आंटी को बताओ कौन सा कारबार क्या हुआ है, मैं अभी बस सोना चाहती हूँ। उसने बोला अरे आंटी ने तो आपको बुलाने के लिए यहाँ पे भेजा है और प्लीज़ चलिए ना मेरे साथ, मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है। मम्मी घर पे नहीं हो। तभी मैंने बोला नहीं है तो नहीं है ना, तुम जाओ ना। यहाँ लिटरली रोने वाला शक्ल के बोला ब्रदर। तभी मैंने बोला तुम जाओगी या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। यानी को देख के समझ आ रहा था कि वो लिटरली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो इसे भगा रहा है, उसका दिल टूट गया। बट विंग का क्या, विंग सबकी दिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठ गया है क्या, अभी उसको सोना है बस। जब वो पर्दे वगैरह सब लगा के अभी अपनी आंखों को बंद करने वाला था तभी वहाँ पे हाजिर हुआ उसका मदर तेरेसा, लाइक उसका मम्मी। तभी वो जल्दी से विंग के पास आने बोला हे विंग तेरे अंकल को कॉल करी, वो फ़ोन ही उठा रहा है और यूथ चला गया उसकी मम्मी के पास। और देखना शादी की इतनी बात भी वो अपनी मम्मी के पास चला जाता है। तभी विंग ने देखा, बोला आप भी तो आपके बाप के ही घर पे पड़े रहे हो ना, उसका क्या। उसे बोला अरे मेरी बात छोड़ना, मैं क्या ऐसे ही पड़ी हूँ, वो तो मेरे पास जाने की कोई घर नहीं है। उसने बोला ओहो प्लीज़ आप ये
फालतू बात बोल के मेरा दिमाग मत ख़राब कीजिए, और अभी तो बिल्कुल भी रोने मत बैठ जाना, मुझे सोना है, मुझे परेशान मत कीजिए। उसने देखा बोला अरे अरे तुम फिर से सो क्यों रहे, पहले मेरी बात तो सुनो। वही ने देखा बोला हद है, हद हो गया है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो सोना चाहती हूँ, बट मुझे सोने क्यों नहीं दिया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसने बोला अरे पहले मेरी बात तो सुन, इतनी बड़ी कांड हो गया है और तुम यहाँ पे सो रहे हो कि। मैंने बोला वह कौन सा कांड है, कौन सा कांड हो गया है जो मैं सुकून से सो भी नहीं सकती। उसने बोला अरे नीचे एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया है जिसमें बहुत सारे सामान है, लाइक गाय बकरी, अब पता नहीं कितनी कितनी सारी सामान, चिकन, पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे, मुर्गी वगैरह सब कुछ है। वहीं जो उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला हाँ क्या लेके हाजिर हुआ है। उसने बोला अरे अभी तो बताई ना, गाय बकरी, देन लाइक पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें, और पूरे इलाके के लोग तो वहाँ पे हाजिर हो गया है। वही ने देखा बोला हाँ तो मेरा क्या, मुझे क्यों बोल रहे हो। उसने बोला अरे बुला तो तुझे ही रहा है ना। उसने बोला हाँ मुझे मतलब। उसने बोला हाँ बार बार बोल रहा है कि कौन, जीचेंग का यही घर है, जीचेंग का नंबर, तेरा नंबर दिखाया है। वही जो अपने मुंह खोल के उसकी मम्मी की तरफ देख रहा था, ये जिचैन नाम का मुसीबत उसकी सर के ऊपर से जब जाएगा कब, उसे समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी मम्मी ने देखा बोला तूने कुछ किया तो नहीं है ना। वही ने बोला मैं क्या करूँगा, सच बता वही तो गलत काम तो नहीं करना शुरू किया है ना, तो लोगों से पैसा हड़पना तो शुरू नहीं किया है ना, तो समझ की सेवा करने गई थी और यहाँ पे तू ऐसे काम कर रहा है। वही अब बहुत इरिटेटेड हो गया, उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसे समझ आ गया ये वही एक्सीडेंट की बंदर है, इस पर तो कोई शक ही नहीं है, बट ये मामला क्या है, ये गाय बकरी कहाँ से आ गया, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही शौक पे शौक होते जा रहा है। तभी उसने सोचा चलो ये सब कुछ ख़त्म करते, वो नीचे जाता है, वो लिटरली नीचे गया। तभी वो उस दिन जो समाज सेवक था ना, जो वांग जी की मदद कर रहा था, वो विंग को तरफ देखा बोला हाँ एकदम सही जगह पे आए, अरे उस दिन तो यही था ना मेरे साथ, इन्होंने तो मदद किया था। अक्षर ने ये बात सुन के एक लंबा सा ब्रीथ लिया, वो एकदम खुश हो गया। वो विंग की तरफ देखा बोला आप अच्छे हैं ना। हमारी विंग देखा एंड बोला हाँ बहुत ज़्यादा। तभी उसने बोला एक्चुअली आई एम सॉरी सर, 2 दिन लग गया ये सारी गिफ्ट आपको भेजने के लिए, आई एम सॉरी, अब प्लीज़ गुस्सा मत करिएगा। वो इन्होंने देखा बोला पर ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे क्यों है, क्यों लाए हो ये सब। उसने बोला हाँ सर उस दिन आपने ही तो हमें ये सब बताया था। मैंने बोला मैंने कब, किस दिन। उसने बोला अरे उस दिन जब मैंने आपको फ़ोन किया था, हमें बात हुआ था और आपने बताया था कि आप मैसेज में सब कुछ बता देंगे, उस दिन तो आपने ये सब कुछ भेजा था। मैंने देखा बोला लिस्ट मैंने भेजा। उसने बोला हाँ मैंने बोला कब। उसने बोला अरे 2 दिन पहले बताया। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जस्ट अपने सर को नोट किया एंड उसके बाद अपनी मुंडी को घुमा के वो घर की तरफ देखा। घर के सामने, दरवाजे के सामने यानी मतलब रोने वाली शक्ल से खड़ा हुआ था। विंग हंसा, एक रोबोटिक हंसी था। ये देख के हमारी याली रूम की तरफ मतलब घर की तरफ दौड़ लगाए। उसको पता है आज उसका खैर नहीं, अगर आज विंग उसके हाथों में लग गया यानी तो विंग तो उसको बहुत कुटाई करेगा। इस वजह से वो भाग गया। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला आपका सर कहाँ है। उसे बोला जी सर तो कार में, एक्चुअली वो इलाके के अंदर घुसा नहीं, वो दूर खड़ा हुआ है, आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा मोड़ के पास। तभी उसे बोला बहुत थैंक यू, अपने इलाके के अंदर आपका सर भी नहीं आया है और मैं तो अपने कान पकड़ लिया है, आज के बाद कभी भी किसी की मदद नहीं करूँगी, बहुत हो गया है हम लोगों की मदद करना, और आप अभी ये ट्रक यहाँ से हटाइए। तभी मोशन एकदम शॉक हो, सब बोला पर क्यों सर, आपको पसंद नहीं आया। देखिए ना सब अच्छी चीज़ लाई हूँ, एकदम अच्छा सा गाय लाया हूँ, बकरी भी अच्छे से लाई हूँ, देखिए ना सब कुछ सही है, बेस्ट चीज़ें हैं। वही ने देखा एंड बोला वाह थैंक यू सो मच। तभी वो जो समझ सेवक था ना उसकी तरफ देखा, बोला ब्रदर आपका नाम क्या है, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं। उसने बोला हाँ मेरा नाम वैन चाओ है। उसने बोला वैन चाओ जी, तो आप एक बात बताइएगा, आपको भी ये सब गिफ्ट मिला था क्या। उसने बोला नहीं मुझे तो जॉब मिला है। उन्होंने बोला सच में। उसने बोला हाँ। तो उसने बोला सर तो बहुत अच्छा इंसान है, पता है मुझे देख के हक किया, उसके बाद मेरी बहुत तारीफ़ किया, वो बहुत अच्छा है। वही ने देखा एंड बोला अच्छा अमीर है इसीलिए मदद किया है, इसमें इतनी वाहवाही करने की कोई ज़रूरत नहीं, वेल फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन। उसने बोला हाँ थैंक यू। वही जो उसकी तरफ देखने बोला चलिए आगे चलते हैं। और मैं तो कान पकड़ लिया, आज के बाद कोई अगर मेरे सामने मर भी जाए ना उसके बाद भी मैं किसी को मदद नहीं करूँगा। मदद करने की इल्ज़ाम इतनी तक करता है, अगर पता होता ना तो कभी भी नहीं करती। मैं कान पकड़ लिया है।
आगे चला गया कार की तरफ। तभी कार के पास गया ना, तो हमारी वांगजी, जो कि उसका पूरा फोकस फ़ोन की तरफ था, वो फ़ोन चला रहा था। तभी उसकी कार के दरवाजे पे नॉक हुआ, तो हमारी वांगजी फ़ोन को साइड रखा एंड देखा। तभी मोशनु ने बोला वो एक्चुअली वो ओमेगा आपसे मिलने आया है। हमारी वांगजी जो एक बार उस ओमेगा की तरफ देखने लगा, क्योंकि विंग दूसरी तरफ मुड़ के खड़ा हुआ था ना, तो वो देख नहीं पाया। वांगजी उसी तरीके से बाहर निकला, तो हमारी विंग भी पीछे मुड़ा और हमारी विंग को देख के वांगजी एकदम थम गया था। हाँ, वो एकदम थम गया था। वो बस विंग को ही देख रहा था। दूसरी तरफ विंग ने देखा एक लंबा चौड़ा इंसान। वो पहले भी वांगजी को देखा था, बट अभी उसे लग रहा है कि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही लंबा है। भाई इतनी लंबा होने की क्या ज़रूरत है। ये ऊपर वाले भी ना एकदम बहुत गंदा काम किया है। अमीरों को पास पैसा भी दे दिया, लंबाई भी दे दिया, उनको पास कह दिया, ना लंबाई ना पैसा ना कुछ, लाइक उनको ऐसे ही दुनिया में फेंक दिया। ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। जी एक टक लगाए विंग को देख रहा था। लाइक छोटे से लेके लोग बड़े होते तो लोग बदल जाते, बट इतना ये उसका भरम नहीं है। वही आके वही लिप्स, वही मॉल, हाँ ये उसका भरम नहीं है। तभी वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया, बोला आपका नाम सच में जीचेंग है। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला अरे जीचेंग रे, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। उसे देखकर बोला नहीं भाई नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब ये मत बोलना क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अब मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है कि मैं आपको पूरी बात समझाऊं। बस मैं ये एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा नाम विंग है, मेरा पूरा नाम है वेवोशन उर्फ विंग। बस इतना आप अपने दिमाग में सेट कीजिए, और ये जो जीचेंग बिचेंग है ना, ये अपनी दिमाग से दूर हटाइए। और थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप ये सामानों को लेके यहाँ से भागिए। आज मेरा दिन को अपने मिट्टी में मिला दिया। विंग वही वो शियान बात सुनते ही उसके हाथों से जो फ़ोन था ना, वो धड़ाम से नीचे गिरा। विंग हाँ हो के देखने लगा, अरे भाई एक्सीडेंट होने के बाद क्या लाइक हाथ बद काम करना बंद कर दिया है क्या? उस दिन तो सर में चोट पहुंचा था। देख यार क्या इंसान है, थोड़ा सा फ़ोन को भी उठा नहीं पा रहा है और इस हालत में आ गया थैंक यू बोलने। ओहो दुनिया में लोगों का हो क्या गया है। लोग इतना मतलब अच्छापन तक गया कब से है भाई। उसे तो पता था कि दुनिया वाले बड़ा पागल है, और ये इंसान तो सबसे बड़ा पागल है। इस इंसान जैसा पागल इंसान विंग ने अपनी ज़िंदगी में से पहले कभी नहीं देखा था। तभी हमारी विंग थोड़ा झुका, फ़ोन को उठाया एंड वांगजी के पास दिया एंड बोला भाई बहुत हुआ है, मैं और नहीं झेल सकती, आप फ़ोन पकड़िए और यहाँ से जाइए। वांगजी जैसे अपने सर को नोट किया एंड वो सीधा जाके कार में बैठ गया। जो शॉकिंगली खड़ा हुआ था उसका मुंह खुला हुआ है। अरे भाई कौन सी पागल के पल्ले में पड़ गया है। थैंक यू बोलना है बोल बोल के दिमाग खराब किया है। अब जब सामने थैंक यू ना बोल के चला गया। अजीब इंसान है, हद है। अगर तबीयत इतना ही खराब था तो यहाँ पे मरने क्यों आया था भाई। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आजकल की पागल है का, और ये इस ट्रक का क्या करेगा भाई। उसका अंकल आके देखेगा ना तो पूरे घर को सर पे ले लेगा, चिल्लाएगा भाई इस ट्रक को तो हटा। कोई कुछ नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी वांगजी कार में जाके बैठ गई। वो कार की विंडो को ऊपर कर दिया था एंड वो कार भी शायद स्टार्ट हो गया था। और हमारी मोशनु दौड़ के जाके कार के अंदर बैठ गया था एंड कार जितना दूर जा रहा था ना, हमारी विंग वहाँ पे खड़े होके देख रहा था। विंग को नहीं पता था, और एक इंसान भी जस्ट विंग को देख रहा था एक अलग नज़रिए से, एक अलग वे में, जिसकी आँखों में मायूसी उदासी क्या था उसे नहीं पता। बट वांगजी एक टक लगाए विंग को देख रहा था। जब तक वो देख सकता था बार बार वो सिर्फ विंग को देख रहा था। जी आज शाम होते होते ही घर लौट आया था। जो मैडम लैन था ना वो अपने रूम में ही था, कुछ बुक्स पढ़ रहा था। तब भी जो चीचन का बेटा था ना वो दौड़ के रूम में गया एंड बोला ग्रैंड मम्मा अंकल घर आ गया है। तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वांगजी कभी भी शाम के टाइम पे घर नहीं आते। उसके पास काम हो काम नहीं हो फिर भी वो घर तो जल्दी नहीं आता, और वो आके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। ये उनको बहुत शॉकिंग लगा, क्या हो गया है, कुछ सीरियस तो नहीं है ना। वो उठ के खड़ा हुआ एंड बाहर गया तो वो देखा कि सच में वांगजी चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। वांगजी पहले से ही बहुत शांत है, बट आज उसे देख के कुछ अजीब सा लग रहा था। वो जाके वांगजी के पास में बैठा बोला लांजान क्या हुआ है, सब सही है ना मेरा बेटा। तभी वांगजी जो उसकी तरफ उसकी मम्मी की तरफ देखा, वो कुछ बोलता उससे पहले उसकी फ़ोन आया। वो फ़ोन को उठाया एंड उसने बोला जी सर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। आप इतनी सालों से जिनको ढूंढ रहे थे वो वही है, वो उनके अंकल के घर है। वो अपनी गांव की सारी ज़मीन सब कुछ बेच दिया है। उनकी मम्मी के नाम, उसकी फादर के नाम वे चांग से और उसकी मादर का नाम कांग से सरन है। हमारी वांगजी जिसका दिल
एकदम थम गया था। उसके हार्ट बीट उसे लग रहा था कि अब अभी बाहर आ जाएगा। वो उसकी मम्मी की तरफ देखा एक बार, उसके बाद वो तुरंत फ़ोन को काटा। वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया एंड उसके बाद वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। मुझे उसकी मम्मी की तरफ देखा और बोला, मैंने कांग से सरन आंटी की पता निकाला है और आप कल जाएंगे। वो उनको जो भी प्रॉपर्टी है आप उनको सारी चीज़ें लौटा देंगे। उसके बाद बांग जी रुका और उसके बाद बोला, और शादी के बारे में वो लोग जो चाहेंगे वही होगा। अगर वो लोग इस शादी को रखना चाहता है तो सही है, अगर नहीं रखना चाहता दैन ये लीगली ख़त्म होगा। हाँ, हमारी शादी लीगली नहीं हुआ है, रिचुअल्स की तरह हुआ है, कोई सिग्नेचर कुछ नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर लीगली हुआ है, रिचुअल्स की तरह हुआ है तो रिचुअल्स की तरह ये शादी ख़त्म होगा। बट एक चीज़ आप याद रखना, अगर वो लोग ये शादी रखना चाहते हैं, ये शादी ख़त्म नहीं करना चाहते, तो आप आगे से कोई स्टेप नहीं लेंगे और ना आप कुछ कहेंगे। एक बात आप याद रखना, ये मेरी फादर की लास्ट विश है। मैं आशाएं करती हूँ आप उनकी लास्ट विश की रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए अपने हाथों को मुट्ठी करके वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था। बांग जी अपनी मम्मी के मुंह की तरफ देखा और उसके बाद मैडम ने बोला, वो मेरी बहन की खूनी की बेटा है। हमारी बांग जी ने देखा, बोला सीरियसली आंटी ने सुसाइड किया था मम्मी। उसने बोला, सुसाइड तक किसने उन्हें डाला है? हाँ किसने? उसने बोला, जिसने भी डाला है उसे सज़ा मिला है। और रही बात इसमें आंटी की एंड विंग की कोई दोष नहीं है। उसने बोला उसका सबसे बड़ा दोष है कि वो उस बेचांगसे की खून है। उसने बोला, एक हाथ से ताली नहीं बचता मम्मी, आंटी जानबूझ के आग में गले लगाया था तो जलना तो था ही, अब दोनों जल के राख हो गया। इसमें किसी का गलती था तो जिन दोनों का था उन दोनों ने भुगत लिया है। इस लैंड की बॉडी शेक कर रहा था, उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि ज्वालामुखी निकलेगा। हमारी बांग जी उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसके बाद लंबा से ब्रीथ लिया, बोला, मम्मी मेरी बातों को आप ध्यान से याद रखना। जब मैंने विंग से शादी किया था विंग होश में नहीं था, बट मैं थी। विंग नादान था बट मैं नहीं थी। मैं जानबूझ के होश आवाज़ में विंग से शादी किया था और तब अब सबने इस रिश्ते को स्वीकार किया था और मुझे एंड विंग में एक ही डोर से बंधा था और वो चीज़ मेरे नस नस के साथ मिस चुका है। मैं आपके खिलाफ जाके तो शादी विंग को अपनाऊंगा नहीं या फिर विंग को अपना ओमेगा डिक्लेयर नहीं करूँगी, बट एक चीज़ याद रखना, विंग के साथ जो मुझे बंधा गया है ना, वो चीज़ कभी टूट नहीं सकता। अगर विंग नहीं तो कोई नहीं, अगर विंग है तो है। इस रिश्ते को तोड़ के मैं दूसरे रिश्ते में जाऊंगा नहीं, ये चीज़ याद रखना आप। शाम के टाइम में विंग का अंकल जियांग फैमिया जो घर आ गया था और वो उनका आदत है हमेशा चिल्लम चिल्ली करने की, बट आज वो नहीं किया। वो विंग की तरफ देखा एंड धीरे से बोला, ये सब क्या है? विंग जो उसके अंकल की जो घर की ड्राइंग रूम है वहाँ पे बैठा हुआ था। वो ड्राइंग रूम तो बोला ही नहीं जा सकता है, छोटा सा एक रूम है जहाँ की सोफ़े की हालत सत्यानाश होकर पड़ा हुआ है सब कुछ। ये घर को देख के विंग को कभी कभी बहुत माया होता है कि यार कौन से घर में वो रह रहा है। फिर वो सोचता है कि मैं क्यों टेंशन करूँ यार, मैं तो यहाँ में रहना भी नहीं चाहती हूँ, जैसे अपनी मम्मी के लिए रह रही हूँ। कभी अगर मौका मिले तो मैं तो इस घर से कोसों हाथ दूर भाग जाऊँगा। फिर भी विंग को ना इस घर की लोगों की ना किसी चीज़ पे कोई इंटरेस्ट है, इसीलिए वो बैठा हुआ था। फिर उसके अंकल ने बोला, ये सब क्या है विंग? विंग जो आराम से उसके अंकल की तरफ देखा एंड बोला, वेल मैं बताऊंगा तब बिलीव नहीं करोगे, ये मुझे पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। मैंने किसी पागल इंसान का मदद किया था, अब वो इंसान थैंक यू बोलने के लिए ये सारी चीज़ें भेज दिया। तुमको मैं गधा लगती हूँ हाँ, जो तुम मुझे कोई भी बट्टी पड़ाओगे और मैं सब कुछ ऐसे ही मान लूँगी हाँ। अभी के ज़माने पे कोई किसी की मदद करने से एक ट्रक भर के इतनी सामान भेजता है हाँ, तो मुझे पागल समझ के रखा है। विंग अपने सर को यहाँ वहाँ हिलाया, जिसका मतलब है नहीं। तभी मैं जियांग फैमिया विंग की मम्मी कांग से सरन की तरफ देखकर बोला, तुमने बोला ये पढ़ाई करना चाहता है, मैंने कर नहीं दिया। तुमने बोला ये जॉब करना चाहते हैं, मैंने उसका भी परमिशन दिया है। ये एक शरीफ घर है, यहाँ की लोग शरीफ है, ये सब फालतूगिरी यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है ना? कौन करता है ये सब कुछ हाँ? थैंक यू बोलने के लिए इतनी सारी सामान भेज देता है, मुझे पागल समझ के रखा है क्या गंदा काम क्या कुछ कर रहा होगा ये, पहले आपको ये ढूंढना चाहिए। और हाँ, मैं सोच रही हूँ कि इसकी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं शादी करवा दूँगी। मैं नहीं चाहती कि ये बिगड़ जाए और उसके बाद लोग मुझे बातें सुनाए। समझ में आए ना? कांग से सरन जो पहले से ही डरा हुआ था वो तुरंत अपने सर को हिलाया। हाँ, वो उनका भाई जो भी बोलेगा वो वही सुनेगा। उसकी तरफ आंटी यू भी कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड को कुछ ना कुछ बोलते जा रहा था। वो चाहता ही है कि वो गुस्सा करे, वो रिएक्ट करे। हमारी वही सब कुछ समझ रहा था।
वो आराम से खड़ा हुआ, उसके अंकल की तरफ देखा, बोला मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने बोला तो तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, उसने बोला मैं जॉब कर रही हूँ ना। उसने बोला जॉब? हाँ, तो ये जॉब के लिए लायक बनाया किसने है? हाँ, तुम्हारे बाप ने बनाया है। जो उसका अंकल की तरफ देखा, अब उसका फेसियल जो रिएक्शन था ना वो चेंज हो गया। बोला बाप की जगह पे बाप रहेगा, अगर वो होता तो शायद लायक बना ही देता, बट वो नहीं है। अरे ये एक नॉर्मल सी बात है, इस बात को लेके चिल्ला के पूरे घर को आप सर पे लेना बंद कीजिए। तब उसको देखा और बोला ये नॉर्मल सी बात है? हाँ, तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? तुम क्या चाहते हो तुम बताओ मुझे, तुम्हें ये नौकरी तक लाने पे लायक बनाया किसने? उसने बोला आपको मेरी जॉब से प्रॉब्लम है ना? नहीं करूँगा, घर पे बैठना है ना, घर पे बैठूँगा, फिर भी याद रखना शादी मैं नहीं करूँगा। यंग फैमिली गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो अभी विंग को पसंद कर देगा, बट विंग लिटरली उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कुछ बोलना चाहता, उससे पहले कांग से सरन आके विंग के हाथों को कस के पकड़ा एंड वो तुरंत विंग को मतलब ना बोल रहा था कुछ बोलने के लिए। वो समझ नहीं पाते उन जैसे बेवकूफ़ मासूम इंसान के पेट पे इस जैसे बिच्छू कहाँ से हो गया जो मुंह पे लगाम नहीं है। कोई गुस्सा भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं दुनिया की क्या सोच समझ के ये इंसान क्या करे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। कुछ बोलो तो हंसता रहता है या फिर कुछ अजीब सा ही बात बोलता है, अजीब सा ही कुछ रिएक्ट करता है जो उनको समझ नहीं आता है। कभी कभी उनको विंग बहुत इनोसेंट सा लगता है, कभी कभी विंग को वो खुद पहचान नहीं पता, लेकिन उनकी ही कोख से जन्मा हुई बेटे को वो समझ नहीं पाता है। हाँ, वो सच में नहीं पाता समझ पाते। तभी वो अपने भाई की तरफ देखा, बोला आपको जो अच्छा लगा कीजिए। बोला हाँ वो तो मैं करूँगा ही ना, अपने कंधे पे बोझ डाला है तो वो बीच रास्ते में तुम्हें लाइक फेंक नहीं सकती। जितना मैंने किया है अब पूरा भी मुझे काम ख़त्म करना पड़ेगा। इसका बोझ लिया है तो अब मैं पूरा ख़त्म तो करूँगी। और तुम्हारे बेटे को ना मेरे सामने चुपचाप रहने के लिए बोलना। ये जो मुंह चलाता है ना ये जाके अपने हस्बैंड के घर पे चलाए, मेरे सामने नहीं। अगर मेरा बेटा होता ना अब तक मैं उसे मार के उसका मुँह तोड़ देती। ये बोल के उसका अंकल वहाँ से चला गया था। विंग जो कि एक बार उसकी मम्मी की तरह देखा एंड तुरंत उसकी मम्मी से चटके से उसके हाथों को हटाया एंड वो सीधा चला गया रूम में। आज तो इसका एक सोल्यूशन होके रहेगा। ये ट्रक वाले और उसका मालिक का अगर उन्हें मुंह नहीं तोड़ा ना तो आज विंग का नाम विंग नहीं है। लिटरली उसे इतना गुस्सा आ रहा था, पता नहीं कौन सा मुसीबत में कौन सी घड़ी में वो उस पागल सटिया गए इंसान की मदद करने गई थी। वहीं तुरंत गया, फ़ोन को उठाया, जिस नंबर पे उसे पहले कॉल आया था उस नंबर पे कॉल किया। दूसरी तरफ हमारी मांग जी लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, उसका फ़ोन आते देखे वो थोड़ा शॉक्ड हुआ, इस टाइम पे कौन उसे कॉल करेगा। बिना नंबर देखे फ़ोन को रिसीव किया, बोला हेलो। विंग तुरंत बोला आपके पास कोई दिमाग नहीं है क्या? हाँ, आप वही हो ना, वो क्या नाम था, मोशनुकी सर। तभी वांग जी जो थोड़ा शॉक्ड हुआ वो फ़ोन की तरफ उस नंबर की तरफ अच्छे से देखा और उसे समझ आया कि ये कौन है। उसने बोला हाँ। उसने बोला ओ हाँ, तो आपके पास दिमाग नाम का कोई चीज़ है या दिमाग में सारी भूसा भरा हुआ है? एक बच्चे ने कुछ अनाप शनाप बोल दिया है, कुछ लिस्ट भेज दिया है एंड उस लिस्ट की तरफ आपने सब कुछ भेज दिया। सीरियसली अभी के ज़माने में कौन सा इंसान गाय बकरी मांगेगा? थोड़ा तो दिमाग यूज़ करना। और आपकी वजह से जो मैं मुसीबत में पड़ी उसका क्या? उसने बोला मुसीबत? उसने बोला हाँ मुसीबत तो नहीं क्या? हाँ, आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत पे मतलब भेजा है, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए और ये मुसीबत को मेरे सर के ऊपर से हटाए। उसने बोला आप क्या ट्रक की बात कर रहे हैं? उसने बोला ओहो, मुझे लगा था कि दिमाग तो है नहीं बट उतना भी है। तभी वांजा बोला मैं कोशिश करूँगी। ने बोला लाख शुक्रिया, प्लीज़ आप कोशिश कीजिए। तभी विंग ये बोल के फ़ोन काटने वाला था, उसने बोला वेट। तभी विंग इरिटेट हुआ और बोला अब क्या है? तभी वांजा ने बोला वो एक्चुअली मैं वांग जी बात कर रही हूँ। ने बोला हाँ। उसने बोला एक्चुअली मैं लान वांग जी बात कर रही हूँ। ने बोला हाँ, तो आप लान वांग जी हुई या फिर कोई भी, उसे मुझे क्या? आपको मैंने जो बोला है आप वो कीजिए, मुझे आपका नाम जानने में बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। तो आप आइए और ये मुसीबत मेरे सर के ऊपर से लेके जाए। और हाँ याद रखना और सबको बोल के जाना ये जो ट्रक आपने यहाँ पे भेजा है ना वो गलती से भेजा है। और वो मेरी आंटी है ना, वो वहाँ से कुछ सामान शायद ले लिया होगा, पता नहीं क्या लिया है, जो भी लिया है वो भूल जाइए। और हाँ, आप खबरदार अगर मुझे दूसरी बार परेशान किया ना तो इस बार आपकी खैर नहीं। आप मेरे गले पे कांटे की तरह बीत गए हो जो मैं निकाल भी नहीं पा रही हूँ, कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। वांग जी को हंसी आया, वो थोड़ा स्माइल की, बोला अगर मैं करी तो? मैंने बोला क्या करी? उसे बोला इरिटेट। एकदम चुप हो गया। वो उस फ़ोन की तरफ देखा और मन में बोला अबे साले ये तो एक नंबर का परवर निकला है। मैंने इसके लिए मेरा एक पूरा कपड़े को लाइक
बर्बाद किया है इस आवारे को बचाने के चक्कर में। और ये देखो, ये पहले ऐसे बिहेव कर रहा था कि ये दूध की धुली हुई तुलसी पत्ता, ये तो अंदर ही अंदर एक नंबर की परवट इंसान निकला बे। ये ओमेगा की बात सुना नहीं और फ्लर्टिंग करने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला, अबे देख, मैं मना कर रही हूँ, अगर मुझे नेक्स्ट टाइम किसी ने कॉल किया या फिर परेशान किया, मैं घुसे मार के मुंह तोड़ने के, मुंह के पूरा नक्शा मैं बता दूँगी अगर मुझे परेशान किया तो। चल हट बे, फ़ोन रख और ये मुसीबत को ख़त्म कर। ये बोलकर वो फ़ोन काट दिया। दूसरी तरफ हमारी भांजी उसके फ़ोन की तरफ देखा एंड फ़ोन को साइड में रख के वो बिस्तर के पास गया सोने के लिए। उसने एक चीज़ नोटिस किया, अब उसे सर में दर्द नहीं हो रहा है, उसे अल्ट्रा अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, बट सब कुछ उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वही इतनी सारी बात बोला, तू तो करी किया, उसके बाद भी उसे बहुत अच्छा लग रहा है। जियांग जिंग जब घर आया और ये सारी चीज़ों के बारे में सुना ना, वो शॉक नहीं हुआ क्योंकि विंग के नेचर के बारे में उसे पता है एंड विंग कुछ ना कुछ कांड करेगा एंड विंग से कुछ ना कुछ कांड होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, पता नहीं उसके घर वाले इतनी क्यों सोच रहे हैं। और अभी हो भी सकता है कि अभी के ज़माने में किसी को बचाने के चक्कर में कोई किसी को गिफ्ट दे भी दे, तो इसमें बड़ी क्या बात है। बट वो देख रहा था उसकी मम्मी जो इतनी सारी बोलने के बाद भी उस ट्रक की सामान से वो अच्छे अच्छे खाना बना रहे। वो देखा, बोला हद है, ये पूरे घर वाले एक एक नमूने भरे पड़े हैं। वो नीचे गया तो देखा उसकी जो पापा है जियांग फैमिया, वो लिटरली उस ट्रक ड्राइवर को लिटरली डांट रहा था एंड दूसरी तरफ हमारी जो मोशन में वो लिटरली इरिटेटेड हो रहा था। भाई ये कौन सी चक्कर में फंस गया, ये ओमेगा पहले से उसको परेशान करके रखा है। लिटरली कितनी सालों से इस ओमेगा को ढूंढ रहा था, उसके बाद वो एक्सीडेंट के बाद इस ओमेगा को ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था और मिल भी रहा था तो पता नहीं कौन जीचेंग बीचेंग करके दिमाग ख़राब किया। और अब जब वो ओमेगा ये ओमेगा दोनों ओमेगा एक ही मिला तो भी उसका ही दिमाग ख़राब हो रहा है। भाई साहब, ये ओमेगा उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ की एक नंबर की पनौती बन गया है, इतना बड़ा पनौती उसकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं। तभी वो तुरंत जियांग फैमिली की तरफ देखा, बोला वो सॉरी अंकल, हमसे गलती हो गया है। एक्चुअली ये पार्सल हमें कोई और भेजना था बट हमने गलती से यहाँ भेज दिया। जियांग फैमिली गुस्से में देखा, बोला 2 मिनट टाइम चलो, 2 मिनट में ये ट्रक इस इलाके से जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं, और कभी भी अपने मुंह मत दिखाना। तभी जो मोशन होता है उसे देखा, बोला ये तो पॉसिबल नहीं है। उसे बोले क्या पॉसिबल नहीं है? उसे बोला छोड़िए अंकल, आज मैं आ रही हूँ, आपको लिटरली मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ परेशान करने के लिए। जब जियांग फैमिली ऊपर आया ना तो मैडम ये बोल रहा था, मुझे तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विंग ने कुछ कांड किया होगा, नहीं तो इतनी रात को वो इंसान यहाँ पे आके ये ट्रक लेके जा रहा है और फिर माफ़ी भी मांग रहा है। मैंने तो नीचे के फ्लैट की जो इंसान है ना उसे पता भी किया था, एक बड़ा सा कार भी आया था एंड विंग खुद वहाँ पे गया था, वहाँ पे जाके कुछ फुसुर बात किया, उसके बाद वो इंसान वहाँ पे चला गया। मुझे तो नहीं लगता कि ये जॉब वॉब कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ काले कुछ तो वो कर रहा है। तभी जो कांग्रेस सर था ना, वो अंदर आते आते उन्होंने ये बात सुना। आज उन्हें फील हो रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है। हाँ, उन्होंने गलती किया है। अपनी भाई के पैरों में बैठ के जब विंग ने बोला वो पढ़ना चाहता है, उन्होंने वही करवाया। उनकी भाई से बोल के विंग ने बोला जॉब करना चाहता है, तो उन्होंने भी सोचा कि कुछ पैसा आ जाएगा तो उन्होंने भी तैयार हो गया। बट आज इतनी दिनों बाद उनको लग रहा है कि उन्होंने गलती किया है। उनकी सारी बात उनको मानना नहीं चाहिए था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद किया है, अब उनका बेटे का ज़िंदगी भी बर्बाद ना हो। वो चाहता है कि उनका बेटा शादी करके एक नॉर्मल सी लाइफ जिए। जो बदनामी उन्होंने झेला है, जो कलंक उनके बॉडी के ऊपर लगा है, वो अपनी बेटे की बॉडी के ऊपर लगाना नहीं चाहता है। कोई भी मम्मी पापा ये नहीं चाहेगा। जियांग जियांग पूरा बात सुना बट उसने कुछ नहीं बोला। तो वो इस घर में कुछ बोलता भी नहीं है, इस घर में सारा चीज़ उसका फादर का चलता है, तो इस वजह से वो कुछ ना बोल के वो सीधा विंग के रूम के पास गया, दरवाजे पे नॉक किया तो इन्हें बोला आइए। तो वो अंदर गया एंड बोला कहानी क्या है? उन्हें बोला अरे धुर, एक परवट नहीं सॉरी एक पागल इंसान को बचाने गई थी, वो वही चीज़, इतना बड़ा सत्यानाश हुआ। और आपका जो गुंडा एक अच्छा सा बहन है ना, उसने तो और भी कांड बढ़ाया, ये सारी कांड उसकी वजह से हुआ है। एक बार बस मुझे मिल जाए, उसका पूरा बाल मैं उखाड़ दूंगी। जियांग जियांग ने हंसा, उसके बाद चेयर में बैठा एंड बोला, वो एक बार विंग की तरफ देखा। विंग जो बार बार अपनी नेल्स को बाइट करते जा रहा था। जियांग जियांग कभी भी विंग को उस तरीके से नहीं देखता, लेकिन बहुत टाइम तक विंग की तरफ नहीं देखता, वो तुरंत अपनी आंखों को हटा लेता है जब से उसे फील हुआ है कि वो विंग को पसंद करता है। तभी वो विंग की तरफ देखने बोला तो इतनी टेंशन किस बात का है? उन्हें बोला टेंशन किस बात का है? आपका फादर मुझे इस घर से भगाने की कोशिश करे, टेंशन नहीं होगा। उसने बोला तो क्या तू जाना नहीं चाहता? मैंने बोला अरे मैं तो इस घर में रहना भी नहीं चाहती, इस घर में है क्या चीज़ जो मैं यहाँ पे रहूँ, बट मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने बोला क्यों? विंग ने बोला मेरी मर्जी। उसने बोला तू किसी को पसंद करता है? विंग जो उसकी तरफ देखा बोला क्या लगता है? उसने बोला हाँ या ना में बोल। विंग ने बोला हाँ ना में क्यों, पूरा बात ही बोल देती हूँ, चलेगा ना? जियांग जियांग ने कोई जवाब नहीं दिया बट विंग ने देखा
एकदम जियांग चेंग की आंखों में बोला, मैं नफ़रत करती हूँ इस दुनिया की सारी इंसानों से। मैं नफ़रत करती हूँ तुम जैसी इंसानों से जो ज़रूरत के टाइम पे ठीक बात बोल नहीं पाता है। मैं नफ़रत करती हूँ अंकल जैसे इंसान से जो अपनी बहन को घर में रख के हर सेकंड में बताता है कि उन्होंने क्या क्या किया है, उन्होंने हमें खिला पिला रहा है। मैं नफ़रत करती हूँ अपने बाप जैसे इंसान से जो कि अपने बच्चे के बारे में एक बार नहीं सोचा। मैं नफ़रत करती हूँ उस दुनिया के इंसान से, उस इंसान से जो अपनी वाइफ को जिम्मेदारी उठा नहीं पाई। मैं नफ़रत करती हूँ उस दुनिया के हर इंसान को जो कि जिनको पता भी है कि उस इंसान का गलती नहीं है, फिर भी उनके ऊपर उंगली उठाए, बार बार उन्हें इरिटेट करे। मैं नफ़रत करती हूँ उन सारे इंसानों से जो कि मासूम होने के बाद भी लोग उन्हें ताना मारते हैं, उन्हें गलतियाँ उन्हें दोहराता है, उन्हें उल्टी सीधी बात बोलते हैं। मैं नफ़रत करती हूँ। अब आप ही बताइए, इतनी सारी नफ़रत के अंदर मैं किस इंसान को चूज़ करूँ, किसको मैं पसंद करूँ, किससे मैं शादी करूँ? इसीलिए मुझे शादी करना ही नहीं है, क्योंकि मैं इस दुनिया के हर इंसान से नफ़रत करती हूँ। अगर नफ़रत भी मैं बोलूँ ना तो कम हो जाएगा। जियांग कुछ टाइम चुप रहा, उसके बाद बोला, अगर नफ़रत एक बार शुरू हो जाए ना तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। सबसे करना लगते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है पूरी ज़िंदगी किसी से नफ़रत किया जाए और पूरा दुनिया के इंसान बुरा नहीं होता है, कोई ना कोई अच्छा निकलता है। वही ने हसन बोला, वाह वाह, आपको तो बातें भी करना आता है। वही जो उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ आती तो है। उसे बोला, पर मुझे नहीं पता था, बचपन से तो मैंने देखा आपके बाप के पीछे चुपचाप बैठे रहना और कुछ बोले तो डर के मारे पै करना। तब उसे बोला, अगर मैं पै नहीं करती तो खुश होती। मैंने बोला, नहीं रे भाई, मुझे किसी चीज़ में खुश नहीं होना है। आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे जो करना है मैं करूँगा। मैं ऐसे भी बड़ा खुश हूँ, मुझे लेके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट बाहर हो क्या रहा है, आपकी मम्मी तो आज शाम से लेके खाना बनाते जा रहे हैं। मैं सोच नहीं पा रही हूँ ऐसा खास क्या बात है जो आंटी यू खुद खाना बनाने गया है। स्ट्रेंज। जियांग चेंग हंसा। हंसने के बाद वो सीधा खड़ा हुआ एंड वो रूम से निकल के अपनी बाप के घर रूम में चला गया। वहाँ पे जाके वो 2 बार नॉक किया तो उसके फादर ने बोला, अंदर आओ। तो जियांग चेंग अंदर गया और खड़ा हुआ एंड उसके फादर की तरफ देखो। उसके फादर ने उसकी तरफ देखा, बोला, कुछ बोलना है? जियांग चेंग लंबा सा ब्रीथ लेने बोला, मैं विंग से शादी करना चाहती हूँ। ये बात बोलने की देरी थी। जियांग फैमिली लिटरली खड़ा हुआ और जियांग चेंग के फेस पे एक जोर से चाटा मारा एंड बोला, एकदम धक्के मार के इस रूम से मैं और इस घर से मैं निकाल दूंगी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे बात दोबारा बोला तो। विंग सुबह उठते ही उसे कुछ रोने की शोर आया। हर टाइम तो चिल्लाने की आवाज़ आता है, आज रो कौन रहा है, कौन मर गया। वो तुरंत बाहर गया तो उसे देखा कि ड्राइंग रूम में उसके आंटी सोफे में बैठ के वो रो रहा है एंड उसकी मम्मी साइड में खड़े होके उनको शांत करवाने की कोशिश करे। सुबह ये कौन सी नया तमाशा शुरू हो गया है? कल रात तो सब कुछ सही था, उसकी आंटी तो कितनी अच्छे से खाना बना रहा था, खा रहा था, इंजॉय कर रहा था, विंग के नाम में बुराई कर रहा था। अब क्या हो गया ये इंसान को? विंग देखने लगा। तभी वो उसकी मम्मी की तरफ देखा। कांग से सडन ऐसे जगह पे फंस गया, ना वो कुछ बोल पा रहा है ना कुछ सोच पा रहा है। हुआ ही ऐसा कुछ है, सुबह उनके सर के ऊपर भी तो एक बम फोड़ा है ना। जियांग चेंग सुबह उनके पास आया एंड कुछ ना बोल के सीधा उनको बोला वो विंग से शादी करना चाहता है। सीरियसली वो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। हाँ जियांग चेंग अच्छी इंसान है, अच्छा लड़का है, बट फिर भी यार वो दोनों कज़न है, ऐसे वो नहीं सोच सकता ना। तो वो जियांग चेंग को समझाने की कोशिश की कि वो तुम्हारी कज़न है। तभी जियांग चेंग ने क्लियर कट बोला, कज़न है बट वो मेरा कोई सगा भाई नहीं है और मैं कभी भी उसे उस तरीके से देखा नहीं है। मैं उसे शादी करना चाहती हूँ और मैं उसे शादी करके आपको इस जगह से लेके जाना चाहती हूँ। मैं, आप और विंग अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे। अब कांग से सडन को और भी झटका लगा। जितना भी हो यार, वो जब अपनी हस्बैंड से दूर आ गया था विंग को लेके, तब विंग का 10 साल था। उस उम्र से लेके अब तक वो उसके भाई के साथ रह रहा है। अब उनके साथ बिट्रे करके उनके बेटे को लेके तो वो चला नहीं जा सकता ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं वो नहीं कर सकता, इसीलिए वो समझाने की कोशिश किया। बट तब तक जियांग फैमिली और भी गुस्से में आ गया था। वो तो फिर से जियांग चेंग को 2-3 चाटा लगाया था, बहुत सारा हल्ला मची हुआ। क्लास जियांग चेंग को गुस्से में आके घर से निकाल दिया था एंड वो भी गुस्से में घर से निकल गया एंड उसके साथ साथ जियांग फैमिली भी घर से निकल गया था। एंड ये सारी चीज़ें चुपचाप कांग से सडन देखा। जियांग चेंग चाहते ही मैडम यू जो रोना स्टार्ट किया वो अभी भी रो रहा है। वही जो आंटी यू के सामने खड़ा हुआ एंड बोला, आंटी यू क्या हुआ है, आप इस तरीके से रो क्यों रहे हो? आंटी यू विंग को देख के तुरंत खड़ा हुआ एंड अपने आंसू को पोंछा, बोला कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ अपने काम पे काम रखो, ये सब के बारे में जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोल के वो कांग से सडन की तरफ इशारा किया कि विंग को कुछ ना बताने के लिए। तो वो भी सर को नोट किया कि हाँ वो कुछ नहीं बताएगा।
विंग को क्या, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो उसे भी ऐसे भी इन घर वालों के कोई चीज़ में फटे में टांग अड़ाने का कोई मन भी नहीं है। रो रहा है, रोते रहे, विंग का क्या। वो सीधा किचन में गया, वहाँ पे जाके वो अपने लिए चाय बनाया, 2-3 कुकीज़ लिया एंड अपने रूम में चला गया। अब तो वो शांत बैठ के थोड़ा चाय पे, उसके बाद तैयार होके वो जाएगा अपनी ऑफिस। वो जस्ट एक चाय का स्लिप लिया ही था, तब भी लिटरली उसकी मदर तेरेसा जो जल्दी में विंग के रूम में आया एकदम हड़बड़ा के एंड विंग की तरफ देखा। विंग जो 1 मिनट के लिए डर गया था, क्या हो गया, फिर से कौन सा बवाल आ गया है। पता नहीं कुछ टाइम से उसके साथ हो क्या रहा है, उसके आराम की जिंदगी में किसकी नजर लग गया है जो आए दिन कुछ ना कुछ होते जा रहा है और सारे बवाल आके विंग के सर के ऊपर फंस रहा है। फिर से उसकी मम्मी की तरफ देखा एंड चाय का और एक सिप लिया, तब भी घंटा बजे कुछ भी बजे, विंग यहाँ से उठ के नहीं जाने वाला है। वो नहीं दरवाज़ा खोलने वाला है, किसी और को मन चाहे तो खोले या ना खोले, वो यहाँ से एक कदम भी नहीं देगा। हद हो गया है यार, सुबह सुबह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, पता नहीं कहाँ से आ गया है, कौन सा बला मुसीबत उसके पास आ गया है। तभी उसकी मम्मी की तरफ देखा, उसने बोला अरे क्या हो गया है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ कोई आया है ना, दरवाज़ा खोलो, और अगर खोलने का मन नहीं है ना तो आपके वो प्यारे भाई को कॉल पे कॉल लगाते जाओ, वो आके खोल के जाएगा या फिर वो कुछ भी करेगा। आप मुझसे कोई एक्सपेक्ट मत करना, और आप अपनी फेस की जो शक्ल पे 12 बजा हुआ है ना, इसको पहले ठीक कीजिए। तभी कांग्रेस सरन जो विंग की तरफ देखा एंड वो लिटरली अपने आप को थोड़ा ठीक किया एंड बोला वो एक्चुअली मिसेस लैन है। अब विंग अपने आंखों को छोटे छोटे करके देखा, मिसेस लैन, अब ये कौन आ गया है, कौन बला मुसीबत है जो फिर से आके टपक गया है मेरे सर के ऊपर। उनकी बात सुनते कांग्रेस सरन एकदम गुस्से में विंग की तरफ देखा। विंग शॉक, सुबह सुबह एक एक इंसान के एक एक रूप देखने को मिल रहा है। उसकी मम्मी, गुस्सा भी करना आता है, वाह वाह भाई। आज तो उसे लग रहा है कि उसके आंखों के सामने डेली सोप स्टार्ट हो गया, लाइक वो एक एक चैलेंज घुमा रहा है और एक एक रूप किसी का ना किसी का देखने को से मिल रहा है। तभी वो उसकी मम्मी की तरफ देखा एंड वो उसकी मम्मी की तरफ देख के बोला अरे अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। हाँ ऐसा थोड़ी ना है, कहीं पे लिखा हुआ है कि मैं दुनिया की हर इंसान को जानूंगा, हर इंसान को पहचानूंगा। नहीं जानती हूँ, नहीं पता है ये मिसेस लैन है कौन। सरन जो अपनी आंखों की पानी को पोंछा, उन्हें गुस्सा आ रहा है। हाँ पता नहीं, बट उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है विंग के ऊपर। हाँ चलो, जब वो उन जगहों से आ गया था तब विंग का उम्र 11 साल था। विंग सब कुछ भूल जाएगा, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल से इंसान है, बट वो तो कुछ नहीं भूला है ना। कुछ दर्द और जख्म होता ही ऐसे है, अब कितना भी भूलने की कोशिश करो वो भूलेगा नहीं। दिन जितना बढ़ता जाएगा उसका पेन आपको उतना ही फील होते जाएगा। वो अपनी आंखों को आंसू को पोंछा एंड बोला वो एक्चुअली मिस्टर लैन की वाइफ है, वो मिसेस लैन। इन्होंने बोला अब हद हो गया है, अब ये मिस्टर लैन कौन है। मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा जिंदगी कोई नाटक की जगह तो नहीं बन गया ना, हर कोई कभी भी एंट्री लेने लगता है। अब सच में उन्हें बहुत इरिटेटेड फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तभी विंग इरिटेट होकर बोला आप जो एक एक बात पेट पे रख के उसके बाद उगल रहे हो ना, एक बारी में खास के पूरे बात बताओ, ये धीरे धीरे बोलना बंद करो, मुझसे और नहीं सहा जाएगा। अब सच में उनको भी इरिटेशन फील हो, ये विंग सब कुछ धो पोछ के खा के भूल गया है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने देखा बोला मिस्टर लैन तुम्हारी फादर की पुरानी एक फ्रेंड है और मिसेस लैन अभी फ़िलहाल तुम्हारी मदर इन लॉ है। कुछ टाइम तक आ करके उसकी मम्मी को देख रहा था, उसकी दिमाग काम करने स्टार्ट किया एंड वो मन में बोला अच्छा तो ये बात है, अब मुझे समझ आया है। लाइक जब से विंग की होश आए, वो समझना शुरू किया है, तब से आसपास के बहुत सारे लोगों से उसे ये पता चलता था उसका एक पति है, उसका शादी हुआ है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ उसे समझ आ रहा था। एक्चुअली वो उनकी इलाके के कोई बड़ा भाई था उसके फादर की। जब उसकी फादर उसकी मम्मी भाग गया था तो शायद उन लोगों ने उनकी मदद किया, वहाँ से उनकी रिश्ता अच्छा हुआ, अच्छा बॉन्डिंग हुआ, एक साथ बिजनेस करने लगे, सब कुछ सही था। एंड वो इस चीज़ को और भी मजबूत बनाने के लिए विंग एंड उसकी बेटे के साथ शादी करवा दिया था, ऐसा ही कुछ था। आई थिंक विंग को तो ऐसा ही पता है। उस छोटे से उम्र में वो विंग जब गुड्डे गुड़िया से खेलने के टाइम था तब उस टाइम पे विंग की शादी करवा दिया था। लाइक एक लिटिल डॉल की तरह विंग को जो जो रिचुअल्स करने को बोला था विंग चुपचाप वो सारे रिचुअल्स किया था। उसके पास तो उसकी शादी की एक फ़ोटो भी था जो आए दिन विंग देखता रहता था बचपन में। बट उसके बाद एक बड़ा सा तूफान आया, विंग की ज़िंदगी उलट पुलट हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड विंग वहाँ से यहाँ पे पहुँचा और ऑलमोस्ट वो 14-15 साल से इस घर में उसके अंकल के साथ रह रहा है। और 14-15 सालों से जो इंसान विंग के बारे में आता पता नहीं किया, वो विंग की जो
मदर इन लॉ है, आज यहाँ पे कैसे टपक पड़ा है, क्यों, किस लिए। एंड दूसरी तरफ उसकी मम्मी जो बार बार रोते जा रहा है, जो विंग देख रहा है सब कुछ, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोड़ो विंग को, क्या है वो, क्यों इतनी दिमाग खराब करे, जिस लिए भी आया होगा आया है तो क्या है। विंग फिर से चाय पीने लगा। दूसरी तरफ कांग से सरंग शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा था। लाइक मिसेस लैन यहाँ पे आया है तो उनको एक धक्का सा लगा था। उन्हें लगा था ये बात सुन के विंग को भी धक्का लगेगा, बट कहाँ से, ये पता नहीं ये किस तरीके की हुआ है, कैसा बना है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लिटरली विंग की नौटंकियां देख रहे हैं। वो बिस्किट को चाय में भिगो के वो खा रहा है, लाइक कुछ हुआ ही नहीं, लाइक एकदम सब कुछ नॉर्मल है। अरे अरे आप यहाँ पे खड़े हो कि मेरे मुंह क्यों देख रहे हो, आपकी समधन जी आया है फर्स्ट टाइम आपके घर पे, जाइए ना स्वागत कीजिए। तभी उसकी मम्मी ने देखकर बोला समधन जी मतलब। तभी उसने बोला अरे आप ऐसे रिएक्ट करो जैसे आपको पता ही नहीं है, बचपन में तो आपने ही गुड्डे गुड़ी खेल में मुझे बंधा दिया था रिश्ते में, और जब बंधाई है और आपका समधन जी इस घर पे आए हैं तो आपको स्वागत तो करना चाहिए ना, तो जाइए स्वागत कीजिए। तभी वो गुस्से में देखकर बोला विंग एकदम फालतू बकवास मत करना। विंग ने बोला अरे अरे मैंने कब फालतू बकवास किया है, बताइए आप, मैंने क्या बकवास किया है। आप लोग कर सकते हो बट मैं बोलूँ तो फालतू बकवास है, हद हो गया है। तभी उसकी मम्मी ने देखकर बोला तू किसकी साइड ले रहा है। विंग ने बोला ऑफ कोर्स मैं अपनी साइड ले रही हूँ। विंग देख, विंग ने बोला ओके कूल, 10 बज रहा है, अभी मुझे ऑफिस जाना है और मुझे इन सारी नौटंकियों से मुझे बख्श दीजिए। मेरी मदर तेरेसा, मुझे परेशान मत कीजिए, आपको जो कुछ करना है करिए, मुझे बख्श दीजिए। कैसे बख्श दीजिए, तू जल्दी उठ, उनसे बात कर, क्या क्यों आया है पूछ, मैं उनके सामने भी नहीं जाना चाहती। और तेरी अंकल फोन नहीं उठा रहा है, ऐसे भी घर की हालत ऐसे है, जियांग घर से बाहर चला गया है तो अभी वो आएगा भी नहीं। वही ना उसकी मम्मी की तरफ से बोला वेट जियांग ब्रदर कहाँ गया है, क्या बोला आपने। उसने बोला वो गुस्से करके घर छोड़ के चला गया। उन्होंने बोला ये कब हुआ, क्यों। तभी उसकी मम्मी ने देखा, बोला ये सब तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, जो मैंने बोला है तू पहले वो करना। ओहो मदर तेरेसा, मैं जाके करूंगा क्या, एक शादी तो आपने मुझे पहले करवा दिया है, दूसरे के लिए आप लोग पागल हो गए हो। अब पता नहीं मेरी सास मदर इन लोग कहाँ से आके टपक पड़ा है, अब मैं वहाँ पे जाके करूंगा क्या, बोलूंगा क्या, बताइए मुझे। तभी कांग से सरन जो टायर्ड हो गए विंग की तरफ देखकर बोला विंग खुदा के वास्ते अपने मुंह को बंद रखो और जाके देखो, कुछ करो, तुम बस मुझे बख्श दो। विंग जो देखकर बोला हाँ आप लोग हर जगह पे कोई ना कोई कांड फैलाते रहते हो, बीच में मुझे फंसा देते हो। अब अगर जाके मैं कुछ बोलूँ आपका वो भाई आएगा, आके उल्टे सीधे मुझे बात बोलेगा, उम्र लिहाज का तो उनका कोई हद ही नहीं है, और आके आप तो उनके भाई के सामने कुछ बोलेंगे नहीं, फालतू का मेरे गालों पे 2-3 चाटा पड़ जाएगा। ढंग से सैन को समझ नहीं आता कि वो क्या खा के इस जैसे हिटलर बेटे को पैदा किया था, ये हुआ किसके तरह है, वो तो ऐसा नहीं है ना, उसका फादर ऐसा था, तन ये आया ऐसा हुआ कैसे। और दूसरी तरफ मैडम दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है, उसका ब्रदर फोन नहीं उठा रहा है, और पता नहीं ये मिसेस लैन यहाँ पे आया क्यों है। वहीं कुछ टाइम अपनी मम्मी को देखा, उसके बाद वो खड़ा हुआ एंड बोला, मतलब वो सोच में पड़ गया कि ये इंसान कैसे भाग के शादी किया था, जो बात में टेंशन करता रहता है, डर जाता है, हाइपर हो जाता है, उनको समझ नहीं आता। बट विंग के लिए इस दुनिया में एक इंसान मैटर करता है, वो है उसकी मम्मी। उसकी मम्मी को तकलीफ और टेंशन हो, ये विंग बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी मम्मी के हाथों को पकड़ के बोला ओहो अभी यहाँ पे आराम से बैठिए, अभी मैं 10-11 साल की कोई बच्चा नहीं हूँ जिसके सामने अपनी मम्मी को कुछ भी बोला जाए। एंड वो चुपचाप अपनी मम्मी के हाथों पकड़ के सब कुछ देखेगा। कांगसन एकदम शॉक्ड हो गया, इनको सब कुछ याद है। इन्हें हंसा, एक अजीब सी स्माइल था। कांगसन जो शॉकिंग विंग की तरफ देखा, क्या औलाद जब बड़े हो जाता है तो मम्मी पापा से क्या दूर हो जाता है, इतना अनजाने क्यों बन जाता है, जैसे कि वो अपनी खुद की औलाद को पहचान नहीं सकता। अपनी मम्मी को ऐसे शॉक्ड होते हुए देख के वो खड़ा हुआ एंड सीधा ड्राइंग रूम की तरफ चला गया था। वहाँ पे एक ओमेगा आधी उम्र की सुंदर सा ब्यूटीफुल सा ओमेगा बैठा हुआ था। कोई देख के बोल ही नहीं सकता या फिर जज नहीं कर सकता इस ओमेगा की एज कितना होगा इस इंसान की। जो भी हो, विंग वहाँ पे गया तो उसका नज़र गया मोशन्नू के ऊपर। विंग मोशन्नू को देख के हंसा, उसे बहुत सारी चीज़ें समझ आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें वो समझ पा रहा था, और अंदर से उसे एक अजीब सा फील हो रहा था। बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब वो घड़ी आ ही गया है। विंग जो सीधा मैडम लैन के सामने बैठा एंड बोला, मेरी अंकल घर में नहीं है, मेरी मम्मी आपके सामने आना नहीं चाहता है, तो आपको जो भी बोलना है जल्दी बोलिए, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के गप्पे मारूँ। मैडम ने ऊपर से नीचे तक विंग को देखा। विंग को देख के वो कुछ समझा, हाँ
ये ओमेगा अपनी मम्मी जैसा नहीं बना है, शायद अपनी फादर जैसा हुआ है। बोलने का तरीका, चलन, देखा चलना फिरना सब कुछ अलग है। मैडम लैन इंसान पहचान सकता है। जैसे वो विंग को देख के एक चीज़ तो समझ गए, ये ओमेगा जैसा दिखा रहा है, जैसा बना रहा है, ऐसा तो वो नहीं है। इस इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा सा प्राचीर है जो कोई तोड़ नहीं सकता जब तक ये ओमेगा खुद उस प्राचीर को तोड़ ना दे। मैडम ने अपने आप को शांत किया, बोला तुम्हारी नाम विवोशन है। तभी विंग जो देखन बोला, हाँ मेरा नाम विवोशन है, उर्फ विंग मिस्टर बेचांग से की। बेचांग से नाम सुनते हुए उन्होंने अपने हाथों को एकदम मुट्ठी कर लिया था। जो चीज़ विंग ने देखा बहुत अच्छे से देखा एंड उसकी फेस पे एक अलग सा स्माइल आ गया था, जैसे कि एक खुशी, हाँ एक जीतने की खुशी। मैडम लैन अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्सा नहीं कर सकता, वो कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकता। उनका बेटा ऐसे तो बहुत शांत चुपचाप इंसान है, बट जब गुस्सा करता है तो एक अलग इंसान बन जाता है। अभी उन्हें सोच समझ के काम करना होगा। ऐसे कोई स्टेप वो नहीं उठाएगा जिससे उनकी बनी बनाई खेल बिगड़ जाए। वो शांत होकर बोला, रो कौन रहा है? विंग जो बोला, मेरी आंटी। उससे बोला क्यों? उससे बोला उनकी एक और सबसे प्यारा बेटा गुस्से में घर छोड़ के चला गया। उसने बोला क्यों? उन्हें बोला मुझे क्या पता, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप घुमा फिरा के बात ना करके मेन टॉपिक पे आइए, बात बोलिए और बात ख़त्म कीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। तभी मैडम ने बोला तुम जॉब करते हो? विंग जो एक लंबा सा बीत गया। ये इंसान पता नहीं जलेबी की तरह हर चीज़ घुमा क्यों रहा है। भाई जो बोलना है साफ साफ बोल के ख़त्म करो ना। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने बोला हाँ मैं करती हूँ। मैडम ने विंग को परखा। विंग इरिटेटिंग हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फील करे, उसे ये सब अच्छा नहीं लगे, ये सब कुछ वो समझ पा रहा था। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ विंग को ऐसे स्ट्रॉन्ग बैठ हुए, स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हुए देख उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका भी हालत उसकी मम्मी जैसा होना चाहिए था, बट ये ओमेगा ऐसा क्यों नहीं है? क्यों उसकी मम्मी जैसा नहीं बना है? क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बना है? ये उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इससे वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया और बोला वेल अगर तुम सब कुछ जानना चाहती हो देन मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारी फादर और मेरा हस्बैंड एक साथ एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, जिसके बारे में तुम्हें पता है या नहीं है आई डोंट नो, बट जो भी हो उस बिज़नेस को लेके रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ, और साथ में तुम्हारी शादी को लेके। तुम शादी के बारे में क्या सोचे हो? विंग जो नॉर्मली बैठा थोड़ा सा झुका उनके एकदम पास, उसके बाद बोला क्या सोचना है? उससे बोला तुम लाइक शादी करना चाहते हो या नहीं, वो ही बोलना चाहती थी। मैंने बोला इतनी सालों बाद सडनली शादी को लेके आपका दिमाग ख़राब क्यों हुआ है, क्या वो रीज़न बता सकते हो आप? तभी मैडम ने बोला सडनली नहीं, तुम्हें ढूंढा जा रहा था। मैंने बोला ओह रियली, कहाँ ढूंढा आपने मुझे, बताइए ज़रा। हाँ कौन सी जगह पे, कौन सी गुफा में मुझे ढूंढा है? उससे बोला तुम मतलब? मैंने बोला आप अगर हमारे गांव पे पूछते ना तो वहाँ पे किसी से भी पूछ लेते, सब ऐसे ही बता देता कि मैं, मेरी मम्मी और ये पूरी फैमिली कहाँ पे रहता है। देन आपने अगर हमें ढूंढा है तो आपने कहाँ पे ढूंढा, मैं वही सोच रही हूँ, लाइक किस जगह पे ढूंढा है, कौन सी चीज़ों से आपने ढूंढा है मुझे, हाँ बताइए ज़रा। एडम फिर से विंग की तरफ देखा। ये शादी उनके लिए कोई मतलब नहीं है, बट उनके हस्बैंड के लिए था और वांग जी के लिए भी है, इसीलिए तो उन्होंने बहुत कोशिश किया था, बहुत ज़्यादा कोशिश किया था कि वांग जी विंग को कभी ढूंढ ना पाए। एकदम अच्छे से उन्होंने सारी सबूत, विंग की फैमिली की अता पता सब कुछ उन्होंने गायब करवाया था, बट किस्मत उनका ये ओमेगा मिल ही गया। तभी उन्होंने देखा, बोला तुम अभी तो बोल रहे थे ना तुम्हें लेट हो रहा था, तो फिर घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? विंग ने हंसा। उसके बाद वो थोड़ा मुंडी घुमा के उसके रूम की तरफ देखा और उसके बाद बोला मदर तेरेसा। देन आप क्या बोल रहे हो, आप क्या चाहते हो? सरन एकदम भौकला गया था, क्योंकि वो जो छुप छुप के इनकी बात सुन रहा था, ये विंग को कैसे पता चला? लाइक उनका बेटा एक नंबर का शैतान है, मतलब ऐसे शैतान भी कोई हो सकता है क्या? फिर वो थोड़ा अपने आप को नॉर्मल किया एंड बाहर आया। बाहर आके वो जो मैडम ने था ना उनकी फेस की तरफ देखा भी नहीं था। उन्होंने बोला हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, नहीं प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, नहीं कोई शादी वादी की, हम कुछ नहीं चाहते। उनकी बात सुन के मैडम ने उनकी फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था, जो विंग ने देखा, बहुत अच्छे से देखा। अब उसकी फेस पे भी एक बड़ा सा स्माइल आ गया था, क्योंकि अब विंग जो करने वाला है उससे शायद इस इंसान की बनाई खेल बिगड़ने वाला है, शायद।
तभी उन्होंने फिर से अपने आप की तरफ थोड़ा नॉर्मल किया एंड फिर से थोड़ा हंसा एंड बोला ऐसा तो नहीं होता है ना, जो चीज़ शुरू हुआ तो उसे ख़त्म भी तो करना है। अगर आपको शादी नहीं रखना है देन उसे अच्छे से ख़त्म भी करना है, और प्रॉपर्टी नहीं चाहिए देन उसके बारे में बात हो गई। ये बोल के वो मोशनो की तरफ देखा बोला तो मोशनो तुमने सब कुछ सुना ना है। उनके फेस पे एक अलग की खुशी था। अब वही होगा जो वो चाहता है, लाइक बांगजी से वो वही कर पाएगा जो वो करना चाहता है। कितना बेवकूफ़ है ये कांग्से सरन, सच में। और ये बहुत अजीब लगता है कि इस जैसे बेवकूफ़ इंसान भी अभी तक इस दुनिया में रह सकता है क्या। बट उन्होंने नहीं सोचा था कांग्से सरन बेवकूफ़ हो सकता है, बट उसका बेटा विभूषण नहीं। उन्होंने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था मैडम लैन की वो हंसी, उनकी रिएक्शन, जो कि विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें तो लाइक विंग को तो कुछ और ही देखना है, बौखलाना, गुस्सा। हाँ, तुरंत खड़ा हुआ बोला बहुत हुआ, पहले मैं बच्ची थी बट अब मैं बच्चा नहीं हूँ, तो जो होगा मेरे डिसीजन पे होगा। बहुत हो गया है ये गुड्डे गुड़िया की खेल, अब इस खेल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। के बातों से मैडम लैन एंड कांग्से सरन दोनों विंग की तरफ देखा। विंग ने हंसा, यही तो चाहता था। उसने फिर से एक बम फोड़ा एंड बोला मैं ये शादी रखना चाहती हूँ। अगर अपनी बाप की बदनामी, अपमान, ताना सब कुछ सहन सकती हो, अपनी सर पे ले सकती हो, तो अपनी बाप की प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले सकती। आप जो है ना शादी की तैयारी कीजिए। सच में कांग्से सरन इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। विंग ये सब क्या बोल रहा है। जिस नफ़रत के कारण उन्होंने कभी मुड़ के उस सारी चीज़ों की तरफ दोबारा मुड़ के नहीं देखा, उनका बेटा वही सब कुछ चाहता है। विंग ने अपनी मम्मी की तरफ देखा भी नहीं था, उसकी मम्मी की बदली हुई फेस की तरफ। उसका तो पूरा फोकस मैडम लैन की तरफ था, जिसकी फेशियल रिएक्शन हर सेकंड में बदल रहा है। मैंने देखा और बोला ओ आंटी अब जल्दी से जितनी जल्दी हो सके ना शादी के इंतज़ाम कीजिए। उप सॉरी सासू माँ। मैडम लैन शौक था, और इतनी सालों में जो चीज़ कांग्से सरन नहीं किया था वो किया। विंग को पकड़ के वो धड़ाम से विंग के गालों पे एक थप्पड़ मारा था। विंग अपनी मम्मी की तरफ एक बार मुड़ के भी नहीं देखा था। उसका पूरा फोकस मैडम लैन की तरफ था। ऐसा कुछ होगा मैडम लैन ने नहीं सोचा था। उन्होंने तो सोचा था कि विंग जो कि उसकी मम्मी की तरह नफरत से उनसे बात भी नहीं करेंगे, उन्हें यहाँ से भगा देंगे। बट सब कुछ ऐसे उल्टा फुल्टा क्यों हो गया। उन्होंने जो सोच किया था वैसा क्यों नहीं हुआ। और तुरंत मोशनो की तरफ देखा। उन्हें बहुत अच्छे से पता है A to Z बात मोशनो बांगजी को बताएगा, इसीलिए वो अपने आप को संभाला। अभी गुस्सा जिद नहीं कर सकता। ये उनकी बेटी की फ्यूचर की बात है और वो कोई गलत स्टेप लेके माँ और बेटे के बीच में दूरियां नहीं लाना चाहता है, कभी भी नहीं। बांगजी उनके लिए बहुत प्यारा है। वो खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा, बोला मुझे जो बोलना था मैंने बोल लिया है, अब तुम लोग डिसीजन लो। ये बोल के वो तुरंत वहाँ से चला गया। रेमलन जाते उसकी मम्मी दौड़ के रूम की तरफ गया। अभी वो अपने भाई को कॉल करेगा, सब कुछ बताएगा। उन्हें तो लगता है कि उनकी डूबती हुई नैया को उनका भाई बचा सकता है, बट उसकी सादी सीधी मदर तेरेसा को नहीं पता था विंग कोई डूबती हुई नैया नहीं है, वो एक जहाज़ है, बहुत बड़ा सा जहाज़ जिसे रोक टोक नहीं लगाया जा सकता। हाँ, और ना उसे इतनी आसानी से डुबा सकता है। विंग आराम से उस कुर्सी की तरफ बैठा एंड वो हंसने लगा, फूट फूट के हंसने लगा। फाइनली बरसों की हर एक चीज़ की बदला लेने के वक्त आ गया है। उसकी आंसू की, उसकी मम्मी की आंसू की, उसकी ज़िंदगी को नरक बनाने की हर एक चीज़ की बदला अब वो लेगा। हर एक इंसान से लेगा, चुन चुन के लेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं। अब वो विंग का जो रिएक्शन था ना, वो अगर कोई भी देखे ना एकदम डर जाएगा, क्योंकि अब विंग बहुत क्रिपी सा दिख रहा था, बहुत क्रिपी सा बिहेव कर रहा था। विंग जो बोला टाइम आ गया है सबकी पाप की सज़ा देने में। वो एक बात है ना, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। देन आज मैं पाप की बाप बनी हूँ और हर इंसान को चुन चुन के उसका सजा दूंगी। बस वेट कीजिए, बस वेट। आई नो गाइस, आपको अभी फ़िलहाल स्टोरी लाइन उतना ज़्यादा समझ नहीं आया है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बट नेक्स्ट पार्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगा एंड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आई होप सो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया है कि प्रॉब्लम कहाँ से है एंड शुरू कब से हुआ है एंड टू विंग क्या करने वाला है, कैसे करेगा, वो तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्टोरी को फर्स्ट से लास्ट पार्ट तक आप नहीं सुनेंगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जैसे इस पार्ट में आपको समझ नहीं आया है। तो बस वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट की एंड प्लीज़ कैसा लगा है आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर स्टोरी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो बाय बाय।